मैडम जी, आप इस फाइल पर साइन कर दीजिए, साहब ने कहा है। जयपाल ने कहा। साइन करते हुए एक एक पेज को ध्यान से देखते हुए कहा कि अपने साहब को बोलना कि आज मैं जल्दी घर जाऊंगी। शिवी ने कहा। जयपाल, मैडम आप तो जानती हैं कि मैं ये नहीं कह सकता, आप ही कह दें या फोन पर कह दें, वरना मुझे डांट पड़ेगी। शिवी अपना सर पकड़कर सोचने लगी कि अब फिर मुझे उसके सामने जाना पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद वह डोर नॉक करके अंदर आने के लिए पूछती है। अंदर से मीठी सी आवाज आई, आ जाइए। शिवी हाथ बांधे नजरें झुकाए खड़ी थी और कुछ कहने की हिम्मत कर ही रही थी कि सामने से आवाज आई कि अच्छा तो आप आ ही गईं। मुझे तो लगा था कि मेरी बात सुनकर आपको बुरा लगा। शिवी, जैसा आप सोच रहे हैं सर वैसा कुछ नहीं है। मुझे आज घर जल्दी जाना है, यही बताने आई हूँ। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि कम से कम अकेले में तो सर मत बोला करो। आप मुझे अभी बुला सकती हो। शिवी, सर मैं भी आपको बता चुकी हूँ, आप मेरे लिए सर हैं और मैं आपकी एम्प्लॉई। क्या मैं जा सकती हूँ? अविनाश, जी जरूर जाइए। शिवी तूफान की तरह उस केबिन से बाहर निकलती है और गहरी सांस लेती है। ऑटो में बैठते ही आंखें बंद कर लीं और सोचने लगी, हे भगवान, ये तूने कैसे दोराहे पर खड़ा कर दिया। पर मैं ये जॉब छोड़ भी तो नहीं सकती, क्या करूं समझ ही नहीं आता। वह घर पहुंचती है। दरवाजा उसकी बेटी निम्मी खोलती है। उसे देखते ही से भी गले से लगाकर बोली कि चलो बेटा, आज हम भी बाहर खाना खा कर आते हैं। आखिर आज आपका जन्मदिन है, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। निम्मी, नहीं जाना मुझे, आप घर पर ही कुछ बना लें, और वैसे भी हम दो ही तो हैं, ऐसे ही बाहर ऐसे ही घर में। शिवी उसकी उदासी से भरी बात सुनकर दुखी तो हुई, पर फिर भी कहा, तो क्या हुआ, जब हमें भगवान ने बनाया ही एक दूसरे के लिए है तो बाकी लोगों का काम ही क्या है। लेकिन अगर तुम चाहो तो अपनी फ्रेंड्स को भी बुला लो, सब चलते हैं। निम्मी का मन तो नहीं था, पर सोचा चलो कहीं मम्मी को बुरा ना लग जाए, इसलिए अपनी एक ही दोस्त लिजा को बुला लिया। वह अपनी माँ नेहा के साथ आ गई और चारों कैब से एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। निम्मी वैसे तो बस 8 साल की ही थी, लेकिन समझदार बहुत थी। वह जानती थी कि उसकी माँ उसे खुश रखने के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि वह पापा की कमी कभी नहीं होने देती। रेस्टोरेंट पहुंचते ही शिवी और नेहा दोनों बच्चों के साथ बैठकर बातें करने लगी और साथ ही ऑर्डर लगाया। सब कुछ निम्मी और लिजा की पसंद का था। पहले केक कटवाया और तीनों की तालियों के बीच निम्मी ने केक काटा। हालांकि शिवी की पलकें कुछ गीली हो आई थीं अपने पति निखिल को याद करके, पर उसने जल्दी ही निम्मी से छुपा लिया। लिजा, आंटी जी आज तो मजा आ गया। नेहा, चलो शिवी, काफी लेट हो गया है, घर चलते हैं। सब उठने लगे तो अविनाश ने उनके पास आकर कहा, अरे वाह, अकेले अकेले पार्टी कर ली और हाथ मिलाकर निम्मी को विश करता है। कहा कि बेटा आपका गिफ्ट पेंडिंग है। निम्मी, पर अंकल जी मैं आपको नहीं जानती। अविनाश कुछ बोलता इससे पहले ही शिवी ने कहा कि बेटा ये मेरे सर हैं, नमस्ते करो। निम्मी, नमस्ते अंकल जी, और केक उसके मुंह में डाल दिया। अविनाश, थैंक्स बेटा, खुश रहो। शिवी, सर असल में हमें देरी हो रही है, हम चलते हैं। अविनाश, जी चलिए, मैं आप सबको छोड़ देता हूँ। शिवी बहुत मना करती है, पर अविनाश निम्मी का हाथ बहुत प्यार से पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। हालांकि निम्मी भी मना करना चाहती थी, पर न जाने जब अपना हाथ अविनाश के हाथों में देखा तो एक अपनापन और सुरक्षा सी महसूस हुई। सब गाड़ी में बैठ गए। शिवी आगे बैठी थी। लिजा और निम्मी पूरे रास्ते बातें करते रहे। लिजा और नेहा का घर पहले आ गया। उन्हें छोड़कर आगे चले तो अविनाश बस निम्मी से ही बात करता रहा, और निम्मी भी पहली ही मुलाकात में काफी घुल मिल गई थी, जबकि शिवी अंदर ही अंदर अपना खून जला रही थी। घर के पास पहुंचकर शिवी झट से उतरी और निम्मी को जल्दी अंदर जाने के लिए बोला। निम्मी के जाते ही अविनाश भी बाहर आ गया और कहा कि शिवी, पर तभी शिवी बोली,
कि प्लीज़ सर आप मिसेस सिबी बुलाइए और आपका आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर अगर निम्मी मेरे साथ ना होती तो मैं कतई आपकी गाड़ी में ना बैठती। अविनाश, तो फिर शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए कि आपने ये सौभाग्य मुझे दिया। सिबी, सर प्लीज, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि आप बस ऑफिस के काम से मुझसे बात करें वरना नहीं। अविनाश, पर सिबी। इतने में सिबी घर के अंदर चली गई। निम्मी, मम्मा अंकल कितने अच्छे हैं, आपने कभी बताया नहीं उनके बारे में। सिबी अपने ही ख्यालों में खोई थी, ये सोचकर कि अविनाश आखिर मुझसे उम्मीद लगाना कब छोड़ेगा, कैसे समझाऊं। उधर निम्मी बोले जा रही थी, बार बार पूछ रही थी कि कल खाने में क्या बनेगा और हम नानी के घर कब जाएंगे। पर उसे जब महसूस हुआ कि मम्मा कोई जवाब नहीं दे रही हैं तो वह अपने आप ही सो गई। और सिबी न जाने कब तक अपने लिए फैसले पर सोचती रही। 10 साल पहले उसकी शादी निखिल से हुई थी। अरेंज मैरिज थी। निखिल के परिवार में निखिल और उसका छोटा भाई नितिन था और माँ पापा। शादी के वक्त तो निखिल के माँ पापा ने कोई शर्त नहीं रखी थी लेने देने की, इसलिए सिबी के माँ पापा ने खुशी खुशी रिश्ता कर दिया था। घर में उसके अलावा एक बहन थी जो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। सिबी ने निखिल को बस फोटो में ही देखा था। वैसे तो वह भी आगे पढ़ना ही चाहती थी, पर जब उसके पापा ने कहा कि बेटा अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते, सरकारी जॉब में है, अपना घर है, और क्या चाहिए, इसलिए मान गई। और ना ही वह किसी को पसंद करती थी, तो ना मानने का कोई सवाल ही नहीं था। सिबी के पापा सरकारी जॉब में थे, जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी शादी की। ससुराल में सभी रस्मों रिवाजों के बाद जब कमरे में वह अपने पति का इंतजार कर रही थी तो दरवाजा बहुत झटके से खुला, जिससे वह डरकर सामने देखने लगी। असल में निखिल को उसके दोस्तों ने कमरे में धक्का दिया था, इसलिए वह हड़बड़ाहट में अंदर आया। उसके आते ही सिबी सिमटकर नजरें झुकाकर बैठ गई। निखिल भी ठीक उसके सामने बैठकर उसे निहारने लगा। निखिल, सिबी तुम बहुत सुंदर हो, और कहकर हाथ पकड़ लिया। सिबी ने शर्म से हाथ छुड़ा लिया। निखिल हंसने लगा और कहा कि तुम मुझे कम से कम देख तो लो। सिबी ने एक नज़र देखा तो सच में वह भी बहुत सुंदर था। निखिल को देखकर उसे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वह उसे पहली बार देख रही है। धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। निखिल उसे बहुत प्यार करता था और परवाह भी करता था, पर निखिल की मम्मी हमेशा सिबी को कम दहेज के लिए सुनाती थी। अक्सर वह जब अपने कमरे में रोती तो निखिल उसे बहुत प्यार से समझाता था कि वह हमेशा उसके साथ है। सिबी भी उसी के सहारे सब सुन लेती थी। उसकी शादी के 1 साल बाद जब देवर की शादी हुई तो सिबी का जीना और भी दूभर हो गया था, क्योंकि देवरानी बहुत दहेज लेकर आई थी और अब तो सास को सिबी और भी ज्यादा खलने लगी थी। बात बात पर गुस्सा होती, भले ही सिबी सारा काम भी क्यों ना करती। फिर शादी के ठीक 2 साल बाद सिबी को बेटी हो गई। तब तो और भी हालात बेकार हो गए। उसने अपनी परेशानी कभी अपनी मम्मी पापा को नहीं बताई। कभी घर जाती थी तो हंस हंस कर ऐसे बातें करती जैसे बहुत सुखी हो। असल में उसकी खुशी बस इस बात में थी कि निखिल उसे कभी कुछ न कहता। पर घर में पूरा दिन क्लेश देखकर वह भी परेशान हो गया था और अपनी 2-3 महीने की बेटी को और सिबी को लेकर अलग घर में रहने लगा। अब जिंदगी में थोड़ी परेशानी कम तो हुई। कुछ समय बाद निखिल की तबीयत खराब रहने लगी। 1-2 महीने बाद उसने ऑफिस भी जाना छोड़ दिया। सिबी उसका बहुत ध्यान रखती, पर सारे चेकअप के बाद पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। उसके पांव तले की जमीन निकल गई। वह अपना फर्ज समझकर उसके माँ पापा को बता देती थी, पर उन्होंने इसका इल्जाम भी सिबी पर ही लगा दिया। सिबी ने निखिल को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और उधर निम्मी भी साल भर की हो गई थी। निखिल बेड पर लेटा रहता, सिबी उसे सब दवाई वगैरह देती तो वह कहता कि सिबी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें सारे सुख नहीं दे पाया, और तो और शायद अपनी बेटी को भी प्यार नहीं कर पाया, पर मुझे यकीन है कि तुम सब संभाल लोगी। तो सिबी अपने आंसुओं को रोकते हुए उसके होठों पर उंगली रख देती और उसके सर पर हाथ फेरते हुए न जाने कब सो जाती। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती गई और एक दिन जब सिबी नाश्ता लेकर कमरे में गई तो निखिल चैन की नींद सो चुका था।
सिबी की दुनिया लुट चुकी थी। वह रोते बिलखते अपने और निखिल के घर सब बताती है। निखिल के घर वाले उसी को मारने दौड़े, ये कहकर कि हमारे बच्चे को खा गई। सिबी को ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। फिर सारी रस्में पूरी होने के बाद सिबी को उसके मम्मी पापा अपने साथ ले आए। 2 महीने तक सिबी को भी कोई होश नहीं था। उसे सब समझाते पर वह न जाने कब तक बस शून्य में ताकती रहती। 3-4 महीने बाद वह अपने ससुराल गई, पर उन्होंने उसे घर की दहलीज से वापस कर दिया और कहा कि आगे से हमें शक्ल मत दिखाना। वहां से फिर मायके आई और धीरे धीरे अपने आप को संभाला। वह सब भूल जाती। जब निम्मी को नन्हे कदमों से चलते देखती, उसे बहुत दुख होता कि निखिल अपनी बेटी को प्यार भी ना दे सके और ना ही उसके बचपन को देख सके। पर वक्त सब घाव भर तो भले ही दे, पर दुख कभी कम नहीं होता, बल्कि दिल पर बोझ बढ़ता ही रहता है। फिर 1 साल बाद उसकी बहन निशा की भी शादी हो जाती है और सिबी भी निम्मी को लेकर मुंबई में आ गई। उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत रोका, पर वह उन्हें समझाकर कि अब वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी और नौकरी करके अपनी बच्ची को पालेगी। निशा भी वहीं थी तो वह भी उसकी मदद करती है। आखिर बहुत मुश्किल से अच्छी कंपनी में एक असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है। तब तक निम्मी भी 3 साल की हो गई थी और उसे क्रेच में छोड़कर वह जाती थी। सब संभाल लिया था। कुछ महीने तो वह निशा के घर के पास ही रही। फिर वहां से भी ऑफिस दूर पड़ता है, ये कहकर ऑफिस के पास ही एक घर किराए पर ले लिया और तब से अब तक वह और निम्मी ही एक दूसरे का सहारा बनी रही। कभी कभार निशा जरूर मिलने आ जाती। निम्मी को भी सिबी ने सब बता रखा था कि वही उसकी माँ है और वही पापा। उसके साथ वह सब बातें शेयर करती थी। आज वह 8 साल की हो गई। वक्त कब निकल गया उसे पता ही ना चला। फिर निखिल को याद करके उसकी आंखें फिर गीली हो गईं। तभी उसकी आंखों को पोंछते हुए निम्मी ने कहा कि मम्मा आप फिर रो पड़ी, पापा के ऐसे आ जाएंगे। वह निम्मी को गले लगाकर सो गई और सोचने लगी कि काश वह ऐसे हमें छोड़कर ना जाते। सिबी सुबह ऑफिस पहुंची तो देखा उसके केबिन में उसका कोई सामान नहीं है। वह बाहर आकर जयपाल से बोली कि जयपाल भैया मेरा सारा सामान कहाँ है। जयपाल मैडम वो तो सर के कमरे में ही शिफ्ट कर दिया था कल जब आप चली गई थी। और एक बात और, आज वो बहुत गुस्से में हैं, शायद रात को भी यहीं सोए थे। मैं तो कहता हूँ कि जाकर कोई सवाल नहीं करें तो ही अच्छा है। सिबी बहुत गुस्से से बिना पूछे ही अविनाश के कमरे में जाती है। अविनाश तो जानता ही था कि ऐसा होगा, पर वह आंखें बंद करके अपनी पीठ मोड़े बैठा रहा। सिबी अब ये कौन सा तरीका निकाला है मुझे परेशान करने का सर आपने। मैं यहाँ काम नहीं करूँगी और आप कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। अविनाश चुपचाप सुनता रहा और मन ही मन मुस्कुराता रहा। सिबी मैं आपको पहले ही दिन बता चुकी थी कि आपको मेरे काम में कोई भी कमी नहीं मिलेगी, बस मैं अपने केबिन में ही करूँगी। अविनाश अपनी चेयर उसकी तरफ घुमाता है और एक फाइल उठाकर पढ़ने लगा। सिबी उसकी ये हरकत देखकर और भी चिढ़ गई और कुछ कहने ही वाली थी कि अविनाश ने उसे कहा, ये लो फाइल 1 घंटे में रेडी करो, फिर मुझे और तुम्हें मीटिंग के लिए जाना है और हाँ बस 1 घंटा है तुम्हारे पास। सिबी पर सर मैं कुछ और बात कर रही थी। अविनाश मेरे पास बेकार की बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है, वहाँ ठीक मेरे सामने बैठकर काम करो। सिबी उसका ये रूप देखकर दंग थी और वहीं खड़ी खड़ी सोचने लगी। तभी अविनाश खड़ा हुआ और उसके पास आकर उसके कान के पास बोला, लगता है तुम्हें सुनाई कम देता है। सिबी ये सुनकर और उसे अपने करीब देखकर हड़बड़ाकर बोली, जी नहीं तो, और अपनी चेयर पर बैठकर काम करने लगी। अविनाश अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था और उसे काम करता हुआ देखकर मुस्कुराने लगा। बीच में जब भी सिबी ने नजरें उठाईं तो उसे अपनी ओर देखते हुए पाया। वह बड़बड़ करती रही, पर उसकी मजबूरी थी। 2-3 बार जयपाल अविनाश से नाश्ते के लिए पूछ कर गया, पर मना कर दिया। आज तो उसे सिबी को देखने से ही फुर्सत नहीं थी। 1 घंटे से भी कम में सिबी ने काम कर दिया और अविनाश की टेबल पर फाइल रखते हुए कहा, लीजिए सर हो गया काम। अविनाश ओह बहुत अच्छा, वैसे पापा ने तुम्हारे बारे में जैसा कहा था ठीक वैसा ही करती हो, बहुत जल्दी। सिबी अब मैं कुछ कहूँ? अविनाश जानता था
वह फिर से सीट बदलने वाली बात कहेगी। बोला नहीं, पहले नाश्ता करते हैं, फिर मीटिंग में चलते वक्त रास्ते में कह लेना जो कहना है। ओके। और उसकी तरफ देखे बिना दोनों का नाश्ता मंगा लिया। सिबी, सर मैं घर से करके आई हूँ, आप कीजिए, तब तक मैं बाहर जाती हूँ। अविनाश, अगर अकेले करना होता तो अब तक भूखा क्यों रहता, बैठो चुपचाप। सिबी मन में जिस बात का डर था वही कर रहा है ये। अविनाश, कुछ कहा तुमने? सिबी, जी नहीं तो। और अविनाश की तरफ प्लेट सरकाकर खुद भी जरा सा ले लिया, पर अविनाश का पेट तो उसे देखकर ही भर गया था। सिबी, आप प्लीज नाश्ता कीजिए, अगर आप मुझे ही देखते रहेंगे तो मैं यहाँ से सच में चली जाऊंगी। अविनाश, ओह सॉरी, वो असल में जब तुम सामने होती हो तो सच में कुछ याद ही नहीं रहता। सिबी, सर प्लीज। फिर अविनाश चुपचाप नाश्ता करके पूछता है कि चलें अब। सिबी, आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। अविनाश नीचे इंतजार करने लगा। सिबी भी जल्दी ही आ गई तो अविनाश ने ही गाड़ी का दरवाजा खोला और पहले उसे बैठने को कहा। सिबी आज पहली बार अविनाश के साथ बैठी थी। इससे पहले अविनाश ने 2 बार कोशिश की हुई थी, पर वह बहाना बनाकर टाल गई थी। अविनाश, थैंक्स सिबी। सिबी बिना उसकी तरफ देखे बोली कि किस बात का? अविनाश, मेरे साथ चलने के लिए। सिबी, सर ये काम है मेरा, और अगर मैं बार बार मना करूंगी तो ये भी तो हो सकता है कि आप मुझे नौकरी से निकाल दें। अविनाश को दुख तो हुआ ये सुनकर कि वो अपने को कितना मजबूर समझ रही है, पर ये नहीं जानती कि ये मेरे दिल की धड़कन है। पता नहीं इसे कब यकीन होगा। फिर बोला कि हाँ शायद हो सकता है। फिर पूरे रास्ते दोनों खामोश रहे और मीटिंग भी अच्छे से हो गई। वापसी में शाम हो गई थी तो सिबी ने कहा कि आप अगर बुरा ना माने तो मुझे स्टैंड पर उतार दें, मैं यहीं से घर चली जाऊंगी। अविनाश, ठीक है, पर क्या उससे पहले हम 1 कप चाय पी सकते हैं? असल में थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। सिबी हाँ में गर्दन हिला देती है और थोड़ी ही देर में दोनों एक कैफे में चाय पी रहे होते हैं। सिबी, अब अंकल जी कैसे हैं? अविनाश, पहले से बेहतर हैं, पर मैंने उन्हें अभी आराम करने को ही कह रखा है। दुख इस बात का है कि उन्होंने इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मुझे नहीं बुलाया, और तो और बताया भी नहीं, वरना मैं कब का आकर सब संभाल लेता। सिबी, माता पिता अपनी परेशानी कहाँ बताते हैं, चाहे जो भी हो जाए सब करते रहते हैं। अविनाश, पर वो तुम्हारे बारे में हर रोज पूछते हैं कि सिबी कैसी है, उसका ध्यान रखना। सिबी, जी असल में मैं मिलना तो चाहती थी, पर समय ही नहीं बचता। घर जाकर निम्मी के साथ कब वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अंकल जी ने मेरी हमेशा मदद की है, मुझे उस वक्त नौकरी दी जब मैं जगह जगह भटक कर थक चुकी थी। सच में वो मेरे लिए एक फरिश्ता हैं। अविनाश हंसने लगा तो सिबी ने मासूमियत से कहा कि मैं सच कह रही हूँ। अविनाश, हाँ मुझे पता है, पर मुझे तो तुम राक्षस समझती हो। सिबी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। अविनाश, पर तुम मुझे क्या, मुझे दोस्त भी नहीं समझ सकती? सिबी, मैं एक विधवा हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपकी बदनामी हो। अविनाश, क्या तुम्हें लगता है किसी को इतना टाइम होता है कि वह दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी करे? और प्लीज मेरे सामने आज के बाद ये शब्द मत कहना। सिबी, आप नहीं समझोगे, और जो मैं हूँ वही कह रही हूँ। अविनाश थोड़ा चिढ़कर बोला कि ठीक है, फिर तो एक हाथ में तख्ती लेकर घूमो इस नाम की। सिबी नजरें झुकाकर बैठ गई और कहा, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। अविनाश भी खड़ा हो गया और कहा कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। सिबी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप घर जाइए। पर अविनाश कोई जवाब न देकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए सिबी को देखने लगा। सिबी भी बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई। घर तक दोनों चुप रहे और फिर सिबी उतरकर जाने लगी तो अविनाश ने कहा कि कल शाम घर में एक पूजा है, पापा को भी अच्छा लगेगा अगर तुम आओगी, और हाँ निम्मी को भी जरूर लेकर आना। सिबी, पर मैं कैसे? अविनाश, चिंता ना करो, ऑफिस में किसी को पता नहीं चलेगा, मैं किसी और को कह ही नहीं रहा। सिबी फिर बिना कोई जवाब दिए घर के अंदर चली गई। अविनाश उसे देखता रहा और सोचने लगा कि सिबी, अगर मुझे पूरी जिंदगी भी तुम्हारा इंतजार करना पड़े तो मैं करूँगा। सिबी, निम्मी आज पढ़ाई की तुमने? निम्मी, हाँ मम्मा की थी। सिबी उसे प्यार करते हुए पूछती है, अच्छा ये बताओ खाने में क्या बनाऊं? निम्मी, मम्मा कुछ भी बना लो जो जल्दी से बन जाए। सिबी और निम्मी खाना खाकर छत पर घूमने चले गए।
अक्सर वो ऐसा ही करते थे, एक दूसरे को पूरे दिन की बात बताते, हंसते बोलते। शिवी को उसके साथ होकर कभी किसी और की जरूरत महसूस ही ना होती। अविनाश घर पहुंचा तो उसकी माँ उसका खाने पर इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही बोली कि आ गए अभी, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। अविनाश, माँ प्लीज आप खा लीजिए, मुझे सच में भूख ही नहीं है, कहकर पहले पापा के पास थोड़ी देर रुका और हालचाल पूछा, फिर सीधा अपने कमरे में जाकर लाइट ऑफ करके लेट गया। उसकी आंखों के सामने शिवी का ही चेहरा घूम रहा था। वह चाह कर भी उससे दूर नहीं रह सकता था। वह याद कर रहा था वो दिन जब उसने उसे अपने पापा के ऑफिस में 5 साल पहले देखा था। वह कुछ फाइलें देने कमरे में आई थी, उसकी नजरें झुकी ही रहीं। पापा ने उसे 4-5 काम एक साथ बताए और वह सब नोट करके हाँ जी सर ही कहती रही। एक बार भी नजरें उठाकर उसने कमरे में नहीं देखा कि पापा के पास ही कोई और भी बैठा है। वह उसकी सादगी और मीठी सी आवाज में सब भूल गया था। बस तभी से उसने सोच लिया था कि वह शादी करेगा तो बस शिवी से। उसके बाद अविनाश ने उससे मिलने की बहुत कोशिश तो की, पर हर बार कुछ ना कुछ काम आ जाता। फिर वह ऑफिस भी जा ही नहीं पाया। उसे कुछ जरूरी काम से कनाडा जाना पड़ा और उसके बाद वह 1 महीने पहले ही लौटा था, जब उसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी। इसी दौरान अविनाश की माँ ने उसे बहुत सी लड़कियों की फोटो भेजी और शादी के लिए जोर डाला, पर उसने एक भी फोटो देखी तक नहीं और शादी के लिए साफ मना कर दिया। आखिर उसकी माँ ने हार कर कहना ही छोड़ दिया। जब अविनाश ने आकर उसे अपने केबिन में बुलाया और घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया तो शिवी ने साफ मना कर दिया और बताया कि वह एक बच्ची की माँ है और साथ ही विधवा भी। पर अविनाश ने कहा कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह उसे बहुत समय से चाहता है, बस कहने का मौका ही नहीं मिला। शिवी को भी तभी पता चला कि वह उसके सर रविशंकर जी का बेटा है, पर शिवी तब भी उसे मना कर देती है और कहती है कि अपनी जिंदगी खराब ना करे, आपको कोई और अच्छी लड़की मिल सकती है। ये सब सोचते हुए अविनाश की आंखों से न जाने कब 2 बूंदें छलक आईं। ये सब बातें वह हर रात सोचता और एक उम्मीद के साथ उठता कि शायद शिवी का दिल पिघल जाए। अगले दिन ऑफिस में अविनाश जल्दी ही चला गया और शिवी का इंतजार करने लगा, पर आज शिवी थोड़ा लेट आई और आते ही बोली कि सॉरी सर, कुछ समस्या के कारण मैं लेट हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अविनाश, पर मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं और जब तुम चाहो आ सकती हो। शिवी कुछ न कहकर अपनी सीट पर बैठ गई और अपना गीला दुपट्टा बार बार लपेटने लगी। अविनाश का ध्यान उस वक्त कहीं और था। जब शिवी ने लगातार 2-3 छींक मारी तो उसने देखा वह पूरी भीग चुकी थी और अपने आप में सिमटी जा रही थी। अविनाश, अच्छा तो बारिश के कारण तुम लेट हो गई और भीग भी गई हो। वह तभी एसी बंद करके जयपाल को चाय लाने को कहता है। शिवी, सर रहने दें, ज्यादा नहीं भीगी, अभी सूख जाएंगे और मैं ठीक हूँ। पर अविनाश बाहर चला गया और थोड़ी ही देर में आकर उसे एक पैकेट पकड़ाता है। शिवी, ये क्या है? अविनाश, जाओ चेंज कर लो वरना बीमार हो जाओगी। शिवी ने मना करना चाहा तो अविनाश ने कहा कि मुझे तुमसे जरूरी काम है और समय खराब मत करो, जाओ चेंज करके जल्दी आओ। शिवी चेंज करने गई और देखा कि पैकेट में साड़ी थी। उसकी आंखें नम हो गई, सोचने लगी कि निखिल को भी कितना पसंद थी साड़ी। फिर पहनकर आई तो अविनाश उसे देखता ही रह गया। उसने पहली बार उसे साड़ी में देखा था, पर शिवी को उसके देखने से असहज महसूस ना हो, इसलिए वह अपना काम करने लगा। दोपहर तक दोनों ही काम में लगे रहे। फिर अविनाश उठकर उसके पास आया और कहा कि शिवी, मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी घर चली जाओ और निम्मी को लेकर पूजा में पहुँच जाना। शिवी, सर देखती हूँ, अभी बहुत काम है और शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। अविनाश उसकी टेबल पर थोड़ा झुककर बोला, शिवी प्लीज, मुझे बस अभी ही बोला करो, इतना तो मेरे लिए कर ही सकती हो। शिवी, पर आप मेरे लिए बस सर ही हैं और रहेंगे, और ये बात आप मान क्यों नहीं लेते? गुस्से में उसकी ओर देखने लगी। इस बात से गुस्सा होकर अविनाश ने टेबल पर रखे कांच के गिलास को उठाया और हाथ में लेकर तोड़ दिया। ये देखकर शिवी उठी और उसके बहते खून को देखकर कहा, ये क्या पागलपन है सर, और उसके हाथ को पकड़ना चाहा
पर अविनाश उसकी तरफ घूरते हुए बाहर चला गया। सिबी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। वह भी बहुत दुखी हुई, पर कर भी क्या सकती थी। वह सभी काम निपटाकर घर चली गई। जाकर निम्मी को तैयार किया। निम्मी पूछती रही कि कहाँ जा रहे हैं, पर सिबी चुपचाप तैयार होने लगी। ऑटो में भी निम्मी पूछती रही कि कहाँ जा रहे हैं। सिबी जब अविनाश के घर में जाने लगी तो बताया कि निम्मी, ये मेरे सर का घर है, यहाँ कोई भी शरारत नहीं करना और सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करना। निम्मी भोलेपन से हाँ में गर्दन हिला देती है। अंदर जाते ही सामने ही रविशंकर जी को हाथ जोड़कर नमस्ते की। वह उसे देखकर बहुत खुश हुए। कहा कि बेटा, तुमने तो मेरी सुध ही ना ली। कैसी हो सिबी? जी अंकल जी, आपका आशीर्वाद है, सब ठीक है। और निम्मी से मिलवाते हुए बोली, ये मेरी बेटी है। वह भी उन्हें नमस्ते दादाजी बोलती है। तो रविशंकर जी उसे गले लगाकर बोले कि तुमने मुझे दादाजी बोला है तो मुझसे मिलने भी आना पड़ेगा। बताओ, आओगी ना? निम्मी, जी दादाजी, जब भी मम्मा लेकर आएंगी तो जरूर आऊंगी। तब तक अविनाश की मम्मी भी वहां आई और उन्हें देखकर बोली, अच्छा जी, मुझसे तो आपने इन्हें मिलवाया भी नहीं। रविशंकर जी, अरे हाँ मधु, ये सिबी है और ये निम्मी, इनकी बेटी। बड़ी ही होनहार और मेहनती है सिबी, अपने ऑफिस में ही काम करती है। तभी निम्मी उन्हें दादी जी नमस्ते बोलती है और मधु भी उसे बहुत प्यार से गले लगा लेती हैं। कहती हैं कि कितनी प्यारी बच्ची है। सिबी भी उनके पाँव छूती है तो मधु भी उसे गले लगाकर कहती हैं, अच्छा किया बेटा, आती रहा करो। तभी पंडित जी ने मधु को बुला लिया और वह वहाँ तैयारी करवाने लगीं। सिबी ने पास जाकर पूछा कि आंटी जी प्लीज कुछ काम बताइए, मैं खाली बैठे बोर हो रही हूँ। पहले तो मधु मना कर देती है, ये कहकर कि अरे बेटा, तुम पहली बार तो आई हो और क्या काम दूं मैं तुम्हें। फिर सिबी पूजा की तैयारी करवाने लगी और कहा, बेटा अगर बुरा ना मानो, एक काम कहूँ, वो असल में रानू मेड सब्जी बना रही है, तुम एक कप चाय बनाकर जरा अभी को दे आओ। उसके हाथ में पता नहीं कैसे चोट लग गई, जब से आया है कमरे में बंद है, ना कुछ खाया ना पिया। सिबी, पर आंटी जी मैं कमरे में कैसे? मधु, तो क्या हुआ बेटा, तुम कोई अनजान थोड़ी हो जो उसके कमरे में जा नहीं सकती। सिबी, अच्छा ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं दे आती हूँ। पहले निम्मी को समझाया कि अपनी सीट से उठकर कहीं मत जाना और चाय बनाकर अविनाश का कमरा पूछा। दरवाजा खटखटाया पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो सिबी दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। देखा कि अविनाश पेट के बल बेड पर लेटा है और हाथ नीचे लटका हुआ है जहां खून जम गया है। वह उसकी इस हालत की जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। वह आवाज लगाती है कि सर उठिए, उठिए सर, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। अविनाश जब उसकी आवाज सुनता है तो हैरान होकर बैठ गया, पर उसकी ओर देखा तक नहीं, पर अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि वह कम से कम उसके बुलाने पर आई तो सही। सिबी चाय टेबल पर रखकर बोली कि ये क्या कर रहे हैं आप? अविनाश बिना उसकी तरफ देखे बोला कि अब क्या किया मैंने? सिबी उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली कि अभी तक पट्टी नहीं की, कुछ हो गया तो? अविनाश ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि तो अच्छा है, होने दो और मेरे कमरे से जाओ। सिबी फिर से हाथ पकड़कर बोली, ये तो अच्छे मैनर्स नहीं हैं कि पहले घर बुलाओ फिर जाने को कह दो। और फर्स्ट एड से दवाई निकाल कर लगाने लगी। इस दौरान अविनाश ने गुस्से में 2-3 बार अपना हाथ पीछे किया, पर सिबी ने भी कस के पकड़े रखा जब तक कि पट्टी ना बंध गई। सिबी ने एक बार भी अविनाश की तरफ नहीं देखा, पर अविनाश अब अपने आप को उसकी ओर देखने से रोक नहीं पाया। फिर सिबी ने चाय पकड़ाते हुए कहा, ये लीजिए आपकी चाय। अविनाश चाय लेकर बोला, पर तुम तो आने वाली नहीं थी। सिबी, जी आना तो नहीं था, पर पता नहीं क्यों हो गई और बाहर जाने लगी। अविनाश, थैंक्स। सिबी पीछे मुड़कर देखती है और फिर बाहर निकलने लगी तो निम्मी दौड़ती हुई अंदर आ गई और अविनाश को देखते ही खुशी से उछल पड़ी और कहा, नमस्ते अंकल जी, कहकर उसके बेड पर कूदने लगी। सिबी ने उसे बहुत रोका, पर वह मस्ती में थी। अविनाश भी निम्मी को गले लगाकर बोला, थैंक्स बेटा, यहाँ आने के लिए, मैं सच में आपका ही इंतजार कर रहा था। निम्मी, अरे अंकल जी, ये चोट कैसे लगी? अविनाश, एक जिद्दी और गुस्सैल लड़की को दोस्ती के लिए मना रहा था, इसी चक्कर में चोट लग गई। और सिबी की तरफ बहुत ही उम्मीद और प्यार से देखने लगा। सिबी को बहुत बुरा लग रहा था।
कि उसके कारण ऐसा हुआ। शर्म से नजरें झुका लीं और निम्मी को कहा, चलो बेटा नीचे चलो, पूजा का वक्त हो गया है और ऐसे ही किसी के कमरे में शरारत नहीं करते। देखो तुमने 5 मिनट में ही क्या हाल कर दिया। पर निम्मी ने तो जैसे शिवी की बात सुनी ही नहीं और अविनाश की गोद में बैठते हुए बोली कि अंकल जी, मैंने क्या आपका कमरा गंदा कर दिया है। अविनाश, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे पास ही रहो। पर शिवी को निम्मी की हरकतों से बुरा लग रहा था और वह उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए नीचे ले गई और गुस्से से कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना कि शरारतें नहीं करनी। अविनाश मन में सोचने लगा कि हे भगवान, आज तो आपने मेरी सुन ली। कम से कम शिवी यहाँ तक तो आई, बस उसके दिल का दरवाजा भी मेरे लिए खोल दो। और तभी मधु जी ने उसे नीचे आने को कहा तो वह बहुत खुश होकर नीचे आया। मधु जी, अरे बेटा, थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत उदास थे, अब बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, ऐसा क्या हुआ। और शिवी की तरफ देखते हुए बोली कि शिवी बेटा, तुमने चाय में शायद कोई हंसी की दवाई मिला दी। देखो मेरा बेटा खुश दिखाई दे रहा है। अब शिवी को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा ये सुनकर, क्योंकि वह जानती थी कि अविनाश क्यों खुश है, पर वह फिर भी उसकी खुशी बनाए नहीं रख सकती थी। शिवी ने मधु जी के साथ मिलकर सारी पूजा कराई। अब आरती का वक्त हुआ तो पंडित जी ने पहले दिवाकर जी और मधु को बुलाया, फिर अविनाश को भी आरती के लिए बुलाया, तो साथ ही निम्मी भी पहुंच गई। शिवी ने रोकना चाहा तो दिवाकर जी ने कहा कि जाने दो बेटा, बच्ची है। अविनाश ने एक हाथ निम्मी से लगवाकर आरती की और बीच में थोड़ा साइड में खड़ी शिवी को गहरी नजरों से देखने लगा। शिवी वहां से हटने लगी। तभी निम्मी ने कहा, आप भी आओ ना मम्मा। शिवी, हाँ बेटा, मैं बाद में आती हूँ। पंडित जी ने कहा, अरे बेटा जल्दी आओ, फिर तो आरती खत्म हो जाएगी। शिवी ने दिवाकर जी और मधु जी की तरफ देखा तो उन्होंने इशारे से जल्दी जाने को कहा। वह उनके साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अविनाश बस उसे ही देखने लगा। तभी उसके हाथ में दर्द हुआ और जरा उफ निकली। शिवी ने तुरंत थाली को सहारा दिया। अविनाश एकटक थाली छोड़कर उसे देखने लगा, जबकि शिवी का ध्यान उस तरफ नहीं था। जबकि अविनाश मन में सोच रहा था कि मेरी फैमिली पूरी हो गई। आरती के बाद शिवी ने ही सबको प्रसाद दिया। वहां मधु जी की एक सहेली भी आई थी। उसे ये अच्छा नहीं लगा कि शिवी और निम्मी अविनाश के साथ खड़ी थीं। उसने बहुत कोशिश की मधु से इस बारे में बात करने की, पर मौका नहीं मिला। प्रसाद के बाद सबको खाना लगाकर दिया। सबसे पहले दिवाकर जी को दिया, पर निम्मी तो बस अविनाश के साथ ही बैठी रही और वह भी उसी के साथ बैठकर बातें करता रहा। अविनाश बीच में बार बार हाथ सहला रहा था। शिवी ने भी एक दो बार उसे देखा ऐसा करते हुए, पर क्या कर सकती थी, सारे मेहमान जा चुके थे। शिवी ने निम्मी को खाना लगाकर दिया और कहा, बेटा जल्दी से खा लो, फिर हमें जाना भी है। ये सुनते ही निम्मी उदास सी हो गई और धीरे से अविनाश को बोली, अंकल जी, मेरा तो जाने का बिल्कुल मन नहीं है। अविनाश उसे कुछ कहता इससे पहले ही शिवी ने पास बैठते हुए कहा, निम्मी तुम्हें सुनाई नहीं दिया, जल्दी खाओ। और एक बाइट लेकर उसके मुंह में डाल दी और डांटने लगी कि वैसे भी तुमने यहाँ आज बिल्कुल कहना नहीं माना। अविनाश, शिवी खाना खिला रही हो या गुस्सा निकाल रही हो। शिवी, दोनों काम कर रही हूँ, कहकर उठ गई और अविनाश के लिए भी खाना लगा कर ले आई, जो कि मधु जी ने ही करने को बोला था। कहा कि लीजिए सर, आप भी खा लीजिए। अविनाश पहले निम्मी को बहाने से दूर भेज देता है और कहा कि अभी भी सर, और तुम देख सकती हो कि मेरे दाएं हाथ में ही चोट लगी है, मैं कैसे खा सकता हूँ। शिवी, आप ये कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है मैं आपको खाना खिलाऊंगी। और वो यहाँ सबके बीच अविनाश उठकर अपने कमरे में चला गया। शिवी समझ चुकी थी कि वह क्या चाहता है, पर थाली वापस टेबल पर रखते हुए मधु जी को कहा कि आंटी जी, सर को अभी भूख नहीं है, वो बाद में खा लेंगे और मैं भी चलती हूँ। मधु जी, अच्छा खा लेता तो अच्छा था, सुबह से भूखा है, ऊपर से दवाई भी ली है, पता नहीं ये लड़का क्या सोचता रहता है। और तुम अब कैसे जाओगी, मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो छोड़ आएगा। शिवी, नहीं आंटी जी, इतना भी लेट नहीं हुई, आप चिंता ना करें, मैं चली जाऊंगी। मधु जी नहीं मानी और कहा कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं जाते, और ड्राइवर को छोड़ आने को बोल दिया। शिवी ने निम्मी को आवाज लगाई, पर वह कहीं भी दिखाई ना दी। मधु जी ने भी सब जगह ढूंढा,
तो कहीं ना मिली। फिर उन्होंने कहा कि जाओ बेटा, अविनाश के कमरे में देख लो, वहीं होगी, क्योंकि बाहर जाती तो गेट कीपर बता देता। सिबी हाँफती हुई ऊपर गई और दरवाजा खोला तो देखा। हैरान रह गई। वह अविनाश की बाजू पर सिर रखकर सो रही थी और अविनाश भी आंखें बंद करके उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। उन्हें इस तरह साथ देखकर सिबी को मन में बहुत शांति सी मिली। उसने आवाज लगाई कि निम्मी उठो जल्दी, मैंने कहा उठो, और बेड के पास खड़ी होकर उसका हाथ खींचने लगी। अविनाश, ये कौन सा तरीका है सोते बच्चे को उठाने का? देख नहीं रही वह सो चुकी है। सिबी, तो और कैसे उठाऊं? एक तो बिना बताई यहाँ मजे से सो रही है और मैं नीचे इसे ढूंढकर बेहाल हो रही थी। अविनाश, तो प्यार से भी तो उठा सकती हो, बच्ची है। लेटते ही आंख लग गई। सिबी को अब गुस्सा आ गया और निम्मी को डांट कर बैठा दिया, पर वह वापस लुढ़क गई। फिर वह उसे गोद में उठाने लगी, पर इतनी बड़ी बच्ची को उठा नहीं पाई और खींचकर बेड से उतारने लगी। अविनाश को तेज गुस्सा आया और सिबी की बाजू पकड़कर दीवार से लगाकर बोला, आखिर गुस्सा किस बात पर है, ये तो बता दो। कहीं तुम मेरा गुस्सा तो इस पर नहीं निकाल रही? सिबी उससे घूरते हुए बोली, आप पहले मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है, और ये मेरी बेटी है, मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। रही बात आप पर गुस्सा करने की, तो वो मेरा हक ही नहीं है। और हाँ, आपको भी इसे सोने से मना करना चाहिए था, पर नहीं, हो सकता है जानबूझकर ही सुला दिया हो। अविनाश ने उसी हाथ से उसकी बाजू पकड़ी हुई थी जिस पर पट्टी बंधी थी, तो वहां से खून आना शुरू हो गया और उसे पता भी ना चला। कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया है तो यही सही, और उसके चेहरे के करीब होकर बोला, तुम क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रही हो? तुम्हारा मन नहीं भरता या तरस नहीं आता? सिबी ने नजरें झुकाकर कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ और आप दूर ही रहिए। अविनाश बहुत झटके से उसका हाथ छोड़कर दूर खड़ा हो गया। तभी सिबी को अपनी बाजू पर गीलापन महसूस हुआ। देखा तो वहां अविनाश के हाथ से खून लग गया था। वह तुरंत उसके हाथ को पकड़कर बोली, और ये देखो क्या हाल बना लिया है, चलिए बैठ जाइए। अविनाश एक नज़र उस तरफ देखकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला कि तो तुम्हें उससे क्या, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? किसी की सुनती हो तुम? फिर से कसकर हाथ पकड़ना चाहा। सिबी दूसरे हाथ से अविनाश के हाथ को पकड़कर छुड़ाती है और कहा कि आप दोबारा पट्टी करवा लें, मैं अभी लाती हूँ। अविनाश पीठ मोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि नहीं करवानी मुझे, जाओ तुम यहाँ से। सिबी ने हाथ पकड़ा और बिठाकर दोबारा पट्टी करनी चाहिए, पर अविनाश ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, मैंने तुमसे अब अपना कोई काम नहीं कराना जब तक तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझोगी। सिबी ने देखा तब तक निम्मी भी उठ गई थी। उसे चलने को कहा तो वह भी आंखें मसलते हुए बेड से उतरी। सिबी ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगी, पर निम्मी हाथ छुड़ाकर वापस अविनाश के पास गई और गले लगकर बोली, बाय अंकल और थैंक्स, आपने मुझे इतनी अच्छी कहानी सुनाई। अविनाश भी उसे प्यार करते हुए बोला कि बाय बेटा, अब कब मिलने आओगी? निम्मी, अंकल अब आप आना हमारे घर, बताओ आओगे ना? तभी सिबी ने उसे जोर से आवाज लगाई और कहा कि आज तुम्हें घर चलना है या नहीं? अविनाश, देख नहीं रही वो मुझसे बात कर रही है? और निम्मी को कहा कि बहुत जल्द आऊंगा, और चलो मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें, काफी देर हो गई है। सिबी ने बहुत मना किया पर वह नहीं माना और नीचे जाकर अपने पापा मम्मी को बोल दिया कि मैं छोड़ने जा रहा हूँ। सिबी ने बाहर आकर भी 2-3 बार कहा कि आप रहने दें, आपके हाथ से खून भी निकल रहा है, दर्द होगा। पर उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए धीरे से कहा, ये दिखाई दे रहा है, पर जो दिल का दर्द है वह देखकर भी अनदेखा कर रही हो। सिबी ने ये सुनते ही बाहर देखना शुरू कर दिया। घर तक दोनों चुप रहे। पहुंचने पर गाड़ी रोकी। जब निम्मी ने कहा, आओ अंकल आप भी घर आ जाओ, तो सिबी उसे गुस्से से देखने लगी और अविनाश ने उसे कहा, चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं नहीं आऊँगा, और बाय बोलकर वापस लौट गया। अंदर जाते ही सिबी ने निम्मी को उसकी हरकतों के लिए खूब डांट लगाई और कहा कि तुम्हें क्या जरूरत थी सर के कमरे में सोने की? मैंने तुम्हें एक जगह ही बैठने को कहा था ना, गलती मेरी ही है जो तुम्हें वहां ले गई। निम्मी ने बहुत भोलेपन से कहा कि पर मम्मा, अंकल तो कितने अच्छे हैं, उन्हें देखकर तो महसूस ही नहीं होता कि वो मेरे लिए अजनबी हैं। सिबी,
हाँ हाँ चलो, अब बातें बंद करो और चेंज करके चुपचाप सो जाओ। निम्मी भी ये कहते हुए सो गई कि हाँ मम्मा, हम कब तक ऐसे अकेले ही रहेंगे। मुझे तो नानी के घर ही भेज दो या मौसी के घर पर, वहाँ सब हैं। सिबी, और मैं किसके साथ रहूंगी बेटा, तुम मुझे छोड़ दोगी। निम्मी, मम्मा, मैं कुछ दिनों के लिए ही तो कह रही हूँ। सिबी, ठीक है, विंटर वेकेशन में भेज दूंगी। निम्मी के सोने के बाद उसे बार बार याद आ रहा था जब अविनाश ने उसके हाथ को पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया था। वह उसकी आंखों में प्यार के लिए तड़प और मजबूरी अच्छे से देख सकती थी, पर वह अपने फैसले को बदल नहीं सकती थी। उसे लगता था कि ऐसा करके वह निखिल की आत्मा को दुख पहुंचाएगी। हालांकि उसे गए 8 साल हो गए, पर सिबी हमेशा उसे अपने पास महसूस करती। वह उसकी यादों के सहारे ही अपना जीवन बिताना चाहती थी। पर जब निम्मी के लिए सोचती कि उसे एक परिवार की जरूरत है, तो दिमाग सुन्न हो जाता। उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। उसकी बहन और माँ भी उसे दूसरी शादी के लिए काफी बार बोल चुके थे, पर वह सबको चुप करा देती कि ना तो उसे किसी सहारे की जरूरत है, न ही किसी के लिए उसे बंधन में पड़ना है। वह अपनी बेटी के लिए काफी है। यही सब सोचते हुए वह सो गई। पर अविनाश यही सोचकर परेशान था कि आखिर सिबी को कैसे मनाया जाए। वह उसका बहुत समय से इंतजार कर रहा था। उसे तो 5 साल पहले जब उसे देखा था तभी प्यार हो गया था। जब तो उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी शादी हो चुकी है और एक बच्ची भी है। लेकिन जब उसने अपने केबिन में उसे प्रपोज किया, तब पता चला कि उसके पति अब नहीं रहे और एक बच्ची भी है। पर इस बात से उसके दिल में जरा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और भी गंभीरता से उसे चाहने लगा। वह उसके हर काम को लगन से करने और समय पर पूरा करने का कायल था। पर कम से कम 6 महीनों से वह उसे मना रहा था, उसे यकीन दिला रहा था कि वह शादी करेगा तो बस उससे, वरना नहीं। जबकि सिबी भी उसे बहुत दफा कह चुकी थी कि उसे अपना फैसला सोच समझकर करना चाहिए। आखिर उसके माँ पापा की भी तो अरमान होंगे, उनके लिए ही सही उसे शादी कर लेनी चाहिए। अगले दिन ऑफिस में सिबी अपना काम कर रही थी, तभी अविनाश अंदर आया और गुस्से में कहा कि आज का जो भी शेड्यूल है जरा जल्दी आकर बताओ। सिबी सब एक ही सांस में बता देती है और कहा कि आज आपकी 2 मीटिंग यही हैं और एक शाम को बाहर होटल है। अविनाश, जरा आराम से बताओ, कुछ समझ नहीं आया। सिबी बहुत आराम से बताने लगी तो अविनाश ने कहा, ये क्या तरीका है, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो ये पाठ सा पढ़ा रही हो। सिबी मन में, हाँ और क्या, वही तो हो। अविनाश, कुछ कहा तुमने। सिबी, जी नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि आप इस पेपर्स पर साइन कर दीजिए। और जाने लगी, पर अचानक से मुड़ी और पूछा कि आपका हाथ अब कैसा है सर। अविनाश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुमसे मतलब, जाओ अपना काम करो। सिबी को थोड़ा धक्का सा लगा ये सुनकर, पर सोचा कि अच्छा है, ये मेरी तरफ से ध्यान हटा ही लें तो, और अपना काम करने लगी। तभी जयपाल अविनाश के लिए चाय ले आया और सिबी को पूछा कि मैडम, आपको कुछ चाहिए। सिबी, हाँ, एक सैंडविच और चाय। जयपाल जल्दी ही देकर चला गया और सिबी ने दोनों चीज उठाकर अविनाश के आगे रखी और कहा कि आप नाश्ता कर लीजिए। अविनाश, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम कर लो। सिबी, ये भी मेरा ही काम है, आपके खाने पीने का ध्यान रखना। जल्दी कर लो, फिर मीटिंग शुरू होने वाली है, वरना आप भूखे पेट सही फैसला नहीं कर पाओगे। अविनाश, जब मेरा दिल होगा कर लूँगा, और रही बात फैसले की, मैं हमेशा सोच कर ही करता हूँ। सिबी को पता था कि वह बस अपना गुस्सा निकाल रहा है और कुछ नहीं। तभी अविनाश फ़ोन पर बिजी हो गया और सिबी भी उसके फ़ोन रखने का इंतजार करते करते अपना काम करने लगी। पर अविनाश की नज़रें उसी पर थीं। उसने नाश्ते की तरफ देखा तक नहीं। फिर लगातार 2 मीटिंग थीं। उसके बाद अविनाश ने सिबी को कहा कि शाम वाली मीटिंग में तुम भी तैयार रहना। सिबी, जी सर। अविनाश का खून जल जाता जब वह उसे सर बोलती, पर उसने भी अब सोच लिया था कि वह उसे अब नहीं कहेगा कुछ भी करने के लिए। बस ऑफिस के काम के अलावा शाम की मीटिंग में दोनों गए। वहाँ 2 लोग और थे, उनमें से अनिल की नज़रें सिबी पर ही जमी थीं। अविनाश अनिल से जो भी पूछता वह बस हाँ हूँ में जवाब देता। वह अपने होश खो बैठा था। सिबी को थोड़ा एहसास तो हुआ
कि वह बस उस पर ही आंखें गड़ाए है। फिर भी वह अपने काम तो करती रही और उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वेटर सबके लिए कॉफी लाया तो सिबी को देते वक्त कॉफी उसके ऊपर गिर गई। वह एकदम से खड़ी हुई और कपड़े झाड़ने लगी। अविनाश उठकर उसकी मदद करता। इससे पहले ही अनिल उठकर उसके सूट को साफ करने के बहाने उसे छूने लगा। सिबी उसे कुछ कहती, इससे पहले ही अविनाश की नज़र अनिल की हरकत पर चली गई थी और उठकर तुरंत उसे दो चांटे जड़ दिए। कहा कि मुझे आप दोनों के साथ कोई भी डील नहीं करनी, जाइए आप यहाँ से। और सिबी भी वॉशरूम में चली गई। अनिल और नीलेश सब डील कैंसिल करके और इस बेइज्जती का बदला लेने को कहकर वहां से बड़बड़ करते हुए चले गए। अविनाश उनकी बातों को सुनकर भी वॉशरूम की तरफ भागा और सिबी भी बाहर आई और पूछा, सर आपने डील क्यों कैंसिल की? उसे मारने की जरूरत ही क्या थी? अविनाश चिढ़कर बाहर चला गया। सिबी भी पीछे गई और गाड़ी में बैठ गई। अविनाश चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी दूर जाकर एक साइड रोकी और गुस्से से सिबी को देखने लगा। सिबी, आपने गाड़ी अचानक क्यों रोक दी? सब ठीक तो है? अविनाश, ये जानबूझकर अनजान क्यों बन रही हो? और तुमने ये कैसे सोच लिया कि जो लोग तुम्हें गंदी नज़र से देखेंगे उनके साथ मैं कोई डील कर सकता हूँ? सिबी दूसरी तरफ देखते हुए कहा कि इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई थी जो आपने इतना बड़ा नुकसान कर लिया। अविनाश, क्या कहा तुमने? बात बड़ी नहीं थी, जरा मेरी तरफ देखकर कहो यही बात। और सिबी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो देखा कि सिबी की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे जिन्हें वो काफी देर से छुपा रही थी। उसकी झुकी नजरें और उनमें आंसू अविनाश ने देखे तो उसे अपनी ओर थोड़ा और किया और कहा, तुम अकेली नहीं हो सिबी, मैं। तभी सिबी ने अपने आप को दूर करते हुए कहा कि सर प्लीज आप भी अपनी लिमिट में रहें, और बाहर देखने लगी। अविनाश ने गाड़ी तेज की और सीधा उसके घर के आगे रोकी। सिबी जैसे ही उतरी अविनाश ने तुरंत गाड़ी वापस घुमा ली और चला गया। सिबी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि वह उसे समझाकर थक चुकी थी, पर अविनाश उससे उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। वह सोचने लगी अब वह कभी भी उससे कोई आशा नहीं रखेगा। उधर अविनाश ने अपना इरादा और भी पक्का कर लिया, ये सोचकर कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अब तुम खुद मेरे करीब आओगी और ये जल्द ही होगा। घर पहुंचकर वह अपने माँ पापा के साथ खाना खाता है और अपने कमरे में चला गया और सोचता रहा कि कैसे सिबी के मुंह से बात निकलवा सकता है कि वह भी उससे प्यार करती है। आज वह पल उसे सोने नहीं दे रहा था जब उसने सिबी को अपनी तरफ खींचा था और उसकी आंखों के आंसू याद करके उसकी भी आंखें नम हो गईं। सोचने लगा कि मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर दूंगा, तुम यकीन तो करो। सिबी भी निम्मी को सुलाकर सोने लगी। उसके सामने भी अविनाश का ही चेहरा था। वह जितना इस बात को भूलती उतना ही ज्यादा याद आती। अपने आप को यही कहती कि अविनाश आप चाहे मुझे अपना भी लो और अगर मैं मान भी जाऊं तो भी आपके घर वाले कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेंगे, कभी नहीं। फिर सोचने लगी कि वैसे अविनाश जैसा जीवन साथी किसी को भी मिलता है तो वह बहुत खुश नसीब होगी। मैं उसकी दोस्त तो बन सकती हूँ पर इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं। भगवान करे कि सर को जल्दी ही एक अच्छी सी लड़की मिल जाए जो उन्हें बहुत प्यार करे और संभाल ले, तो शायद मेरे से भी ध्यान हट जाए। फिर खुद ही कहने लगी, वैसे सर बहुत जिद्दी हैं, शायद ही किसी और की तरफ देखें। ऑफिस में कितनी अच्छी लड़कियां हैं पर कभी किसी से काम के अलावा कोई बात नहीं करते। सिबी ऑफिस पहुंची और काम करने लगी। अविनाश आया और सिबी ने गुड मॉर्निंग सर कहा पर उसने जवाब नहीं दिया। सिबी फिर से काम में लग गई। अविनाश अपनी पीठ मोड़कर काम करने लगा और सब काम वहीं से बताता गया। सिबी भी सब करती गई। लंच के वक्त अविनाश उठकर बाहर चला गया। आज अभी तक भी उसने सिबी का चेहरा नहीं देखा था। सिबी को भी अजीब तो लग रहा था पर सोचा अच्छा ही है। फिर वह अविनाश की टेबल पर कुछ फाइल रखने गई और चेयर को ठीक करने लगी। वह जैसे ही मुड़ी तो अविनाश ठीक उसके पीछे था और सख्त लहजे में कहा कि यहाँ क्या कर रही हो? सिबी उसे अचानक देखकर घबराकर चेयर पर ही गिरते हुए बैठ गई। इसी दौरान उसके हाथ में अविनाश की कमीज आ गई जिससे डर के कारण उसने कसकर पकड़ लिया और वह भी उसी के ऊपर गिर गया। सिबी ने अभी तक आंखें नहीं खोली थीं पर अविनाश उसके इतना करीब पहली बार था। उसका चेहरा उसकी गर्दन पर था।
एक दो पल तो दोनों भी सोच ही नहीं पाए कि क्या हुआ है। फिर सिबी आंखें खोलती है और देखा कि अविनाश उसके बेहद करीब है। कहा कि हटिए जल्दी, और ये क्या कर रहे हैं आप। अविनाश ने फिर उठने की कोशिश की, लेकिन अभी तक भी सिबी ने उसकी कमीज पकड़ी हुई थी, जिससे वह उठ नहीं पाया, और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा कि मैडम, जरा आप छोड़ेंगी तभी तो हटूंगा। सिबी सकपकाकर कमीज छोड़ देती है और अविनाश दूर हटकर दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर खड़ा हो गया और सिबी को मुस्कुराते हुए देखने लगा। सिबी भी खड़ी हुई और कहा, ये क्या हरकत थी वैसे, और ये इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहे हो। अविनाश, मैडम जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर देखो कि गलती किसकी थी। आपने मुझे खींचा था। सिबी नजरें झुकाकर बोली कि हाँ, लेकिन कोई पीछे से ऐसे बोलेगा तो डर ही लगेगा ना। और अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ तो गई, पर उसके दिल की धड़कन जोरों से धड़क रही थी। अविनाश उसी के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, लो पहले पानी पी लो और पसीने भी पोंछ लो। सिबी उसके हाथ से पानी लेकर बहुत जल्दी से पीने लगी। तभी उसकी खांसी आ गई तो तुरंत अविनाश उठा और उसकी कमर पर हाथ फेर कर पूछा कि क्या हुआ, अब ठीक तो है ना। सिबी को पता नहीं क्या हुआ और अचानक से उठी और अविनाश को एक थप्पड़ लगा दिया। अविनाश हैरानी से देखते हुए उससे आंखों में ही प्रश्न करने लगा कि उसने क्या किया है, पर शायद सिबी के पास भी कोई जवाब नहीं था और अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगी तो अविनाश को भी तेज गुस्सा आ गया और उसकी बाजू पकड़ी और दीवार के साथ लगाकर कहा कि ऐसा क्या किया मैंने, और तुम, हाँ तुम समझती क्या हो अपने आप को। सिबी पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने लगी, पर छुड़ा नहीं पाई और आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। अविनाश, अब रोने लगी, चांटा मुझे पड़ा है, और आखिर तुम चाहती क्या हो। सिबी, छोड़िए मुझे वरना। अविनाश दूसरा गाल भी उसके सामने करते हुए बोला कि वरना क्या, हाँ बोलो, वरना इस तरफ भी लगा दो। सिबी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर फिर भी यही कहा कि मुझे आप जाने दे प्लीज। अविनाश एकदम से हाथ छोड़ देता है और पीठ मोड़कर खड़ा हो गया। जब दरवाजा तेज आवाज में बंद हुआ तो पलटकर देखा कि वह जा चुकी है। वह भी तभी अपनी गाड़ी लेकर जुहू बीच पर चला गया। सिबी घर पहुंची, निम्मी के साथ समय बिताया। बार बार वही चीजें उसके सामने घूमने लगीं जो आज ऑफिस में हुई थीं। निम्मी कहानी सुनाने के लिए बार बार कह रही थी। किसी तरह उसे कहानी सुनाई और सुला दिया। उसका एक दो बार मन तो किया कि अविनाश को सॉरी बोल दे, पर हिम्मत ही नहीं हुई। हालांकि अविनाश ने उसे 4-5 बार फोन किया था ये पूछने के लिए कि जब तक वह उसे उसकी गलती नहीं बताएगी वह फोन करता रहेगा, पर सिमी ने फोन उठाया ही नहीं, बल्कि ये सोचने लगी कि ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेकर कहीं और भी जॉब ढूंढेगी। यही सोचकर वह सुबह ही रिसेप्शन पर फोन करके बता देती है कि वह 2 दिन शहर से बाहर है। सुबह अविनाश ऑफिस बहुत जल्दी आ गया। उसके चेहरे पर बहुत थकान और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। आज वह किसी को भी कमरे में आने के लिए मना कर देता है। जयपाल को बोलता है कि आज बस सिबी ही अंदर आएगी और कोई नहीं, और खिड़की के सामने अपनी चेयर करके न जाने क्या सोचता रहा, पर दिल में एक ही उम्मीद कि सिबी आएगी। पर दोपहर के 12 बज गए। जब वह नहीं आई तो पूछने पर पता चला कि वह छुट्टी पर है, तो सबको खूब डांटा कि पहले क्यों नहीं बताया। तो रागिनी ने बताया कि सर, आपने ही मना किया था कि केबिन में कोई ना आए, पर अविनाश ने किसी की नहीं सुनी और वह सिबी के घर के बाहर जाकर ही गाड़ी रोकता है। पर वहां ताला देखकर वह और भी ज्यादा दुखी हो गया। सोचने लगा कि कहाँ जा सकती है, उसकी बहन के अलावा यहाँ उसका कोई और भी तो नहीं। सोचा कि यार, तुझसे भी गलती हुई थी, पर उसने तो सजा दे ही दी थी, फिर भी ऐसे बिना बताए कहाँ और क्यों चली गई। वह 3-4 घंटे यहाँ से वहां घूमता रहा, पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाता रहा। फिर बीच के पास गाड़ी खड़ी की और बाहर निकलकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद देखता है कि निम्मी उससे लिपटकर बोली, अरे अंकल जी, आप यहाँ। अविनाश हैरानी से उसकी ओर देखकर बोला कि बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी अकेली। निम्मी, नहीं अंकल जी, मैं अकेली थोड़ी हूँ, मम्मा भी यही हैं, और दूर उंगली से इशारा करके बताया कि वो देखो वहाँ बैठी हैं। अविनाश देखता है और उसके दिल को सुकून सा मिला
ये देखकर कि वह ठीक है, फिर निम्मी को बोला कि चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाता हूँ। निम्मी ने हंसते हुए कहा, मैं भी वही तो लेने आई हूँ। अविनाश उसे गोद में उठा लेता है और आइसक्रीम दिलाकर वहीं खड़ा रहा। निम्मी ने बहुत कहा कि चलिए अंकल जी, मम्मा से तो मिल लें, पर वह उसे बहलाकर वापस भेज देता है और ऑफिस पहुंचकर तसल्ली से सारे काम करने लगा। उसे बस सिबी को देखकर ही सुकून मिल गया। सोचा कोई बात नहीं, ठीक भी है कि 2 दिन अपने मन से समय बिता लेगी। रात तक सिबी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह हाथ में फोन लिए सोचने लगी कि सॉरी बोलूं या नहीं। काफी देर तक फोन हाथ में लिए यही सोचती रही। फिर फोन मिला देती है, पर 4-5 बार फोन करने पर भी अविनाश नहीं उठाता। अविनाश के हाथ में ही था फोन, पर जानबूझकर नहीं उठाया। सोचने लगा कि चलो कम से कम किया तो सही, पर मैं भी अब उससे इतनी आसानी से बात नहीं करूंगा। सिबी भी परेशान हो गई। सोचा कि अगर अविनाश बात ही नहीं करेगा तो चलेगा, पर अगर उसने अब ऑफिस में ज़्यादा काम या कोई और परेशानी देने लगा तो वह क्या करेगी। अगली सुबह निम्मी को स्कूल छोड़ा और सोचने लगी कि मैं दूसरी जॉब की कोशिश करती हूँ, पर फिर दिवाकर जी के सारे एहसान याद आने लगे जो उन्होंने उस पर किए थे। वह ऑफिस पहुंचती है, पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मैम आप तो छुट्टी पर थीं। सिबी, हाँ आज वो जरूरी काम करना है। घर से तो कहीं और जाने के लिए निकली थी, पर वहीं पहुंचकर काम करने लगी। थोड़ी देर बाद अविनाश आया। उसने देखा कि सिबी गर्दन झुकाए काम कर रही है, तो वह भी अपनी चेयर पर बैठ गया और जयपाल को चाय नाश्ता लाने को बोला। सिबी जैसे ही उसे देखती है बोली, गुड मॉर्निंग सर, पर अविनाश ना तो उसकी तरफ देखता है और ना ही जवाब देता है। सिबी फिर से विश करती है, पर अभी भी कोई जवाब ना मिला तो वह अपना काम करने लगा। सिबी फिर से बोलने ही वाली थी कि जयपाल नाश्ता रख गया। अविनाश, ये क्या बार बार बोले जा रही हो, सुन लिया है मैंने, नाश्ता लगाओ जल्दी। सिबी, पर मैं आपको कुछ और भी कहना चाहती हूँ। अविनाश फिर से नाश्ता लगाने के लिए इशारा करता है। सिबी चुपचाप लगाकर पीछे हट गई। अविनाश, चाय कौन देगा। सिबी चाय देकर फिर पीछे हट गई। अविनाश को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था उससे इस तरह से बात करना, पर सोचा जरूरी है, इसे मेरी कोई परवाह है या नहीं पता तो चले। सिबी, अगर आपका नाश्ता हो गया हो तो मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी है। अविनाश, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करना। सिबी, पर सर आप तो खाली बैठे हैं। अविनाश, तुम्हें इससे मतलब, और ये मेरा ऑफिस है, मैं जैसे चाहूँ बैठूं। सिबी, जी हाँ ठीक है, पर जो आज की डिटेल है वो तो देख लीजिए। अविनाश, हाँ रख दो मैं देख लूंगा। सिबी फाइल्स रखकर अपनी सीट पर बैठ गई और अविनाश फोन पर बिजी हो गया। सिबी का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी कि कैसे सॉरी बोला जाए। फिर अविनाश बाहर चला गया और जब अंदर आया तो अपनी टेबल पर एक नोट दिखा। उठाकर देखा तो उस पर सॉरी सर लिखा था। वह तुरंत उसे फाड़कर डस्टबिन में डाल देता है। सिबी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वह उसके पास जाकर बोली, सर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। अविनाश पीठ मोड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक सिबी की जब आवाज नहीं आई तो वह पलटा तो देखता है कि सिबी गर्दन झुकाए कान पकड़े खड़ी है। अविनाश की हंसी छूट रही थी, पर अपने को कंट्रोल करते हुए कहा कि ये क्या कर रही हो, सारा काम छोड़कर यहाँ खड़ी हो। सिबी, सॉरी सर, पहले आप मुझे माफ करिए तभी मैं कोई काम करूंगी। अविनाश, नहीं करूंगा, और उसकी तरफ बढ़ने लगा। सिबी भी पीछे हटते हटते खड़ी हो गई और कहा कि तो सजा ही दे दो और ऑफिस से ही निकाल दो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अविनाश, तुम तो वैसे छुट्टी पर थी और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम शायद यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, फिर ऐसा क्या हुआ जो यहाँ आई भी और सॉरी भी बोल रही हो। सिबी, कोई खास कारण नहीं है, बस घर पर बोर हो रही थी इसलिए आ गई, काम भी तो जरूरी है। अविनाश, कहीं तुमने यहाँ से जॉब छोड़ने का फैसला तो नहीं कर लिया। सिबी, वो जब करूँगी तो पहले बता दूंगी। अविनाश, तुम जाओ अपना काम करो। सिबी, पर आपने मुझे माफ तो कर दिया ना। अविनाश, नहीं करूँगा समझी, और वैसे भी तुम्हें कोई फर्क तो पड़ता नहीं। सिबी, हाँ ये भी है। अविनाश वापस अपनी सीट पर बैठ गया और सिबी को बहुत सारे काम बता दिए। सिबी भी अब कुछ नहीं बोली। हाँ बस अविनाश जब भी उसे ध्यान से देखने लगता
तो वह टल जाती। इसी तरह 4-5 दिन बीत गए। सिबी के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि काम के कारण उसे अविनाश से बोलना पड़ता, पर वह अच्छे से जवाब ना देता। उसे समझ आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, पर मजबूरी थी। मीटिंग में दूसरों के सामने अविनाश पहले की ही तरह बातें करता, उसी से सब पूछता, पर वैसे बिल्कुल नहीं। सॉरी सर के नोट्स वह 2-3 बार दे चुकी थी और अविनाश उसी के सामने उन्हें फेंक भी चुका था। अब सिबी ने भी कहना छोड़ दिया था। एक दिन अविनाश ऑफिस में लेट आया। आते ही मीटिंग वगैरह में बिजी हो गया। शाम तक वह चाय तक नहीं पी सका। सिबी 2-3 बार उसके सामने रख चुकी थी, पर उसे वक्त नहीं मिला। शाम को सारा स्टाफ जा चुका था और सिबी भी बस कुछ काम निपटा कर निकलने ही वाली थी। अविनाश भी कुछ पेपर से देखते देखते न जाने कब चेयर पर ही सो गया। सिबी भी जाने लगी, तभी अविनाश का फोन बजने लगा, पर अविनाश गहरी नींद में था। तो कॉल उसकी मम्मी का था। कोई जरूरी काम ना हो ये सोचकर वह फोन उठाती है। उठाते ही नमस्ते की और कहा कि आंटी जी, अभी सर जरूरी काम से बाहर गए हैं, आते ही बात करा दूंगी। मधु जी, अरे अच्छा किया बेटा तुमने फोन उठाया। कैसी हो तुम? सिबी, मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मधु जी, मैं भी अच्छी हूँ। जरा एक काम कर दो बेटा, अभी को थोड़ा सा समझा दो, अगर समझा सको तो। सिबी, पर किस बात के लिए? मधु जी, असल में ये शादी के लिए मान ही नहीं रहा। कितने रिश्तों के लिए मना कर चुका है। अभी भी एक रिश्ता आया है, पर ये जानबूझकर घर सोने के वक्त आने लगा है। सुबह भी जल्दी भाग जाता है। तुम कुछ कर सको तो करो ना बेटा, ये ना जाने किसके इंतजार में है। सिबी, जी आंटी जी, मैं कोशिश करती हूँ, आप चिंता ना करें। जैसे ही फोन रखती है, अविनाश उठ गया और कहा कि तुम मेरे फोन में क्या कर रही थी? सिबी, जब आप फोन बजने से भी नहीं उठे तो मुझे पिक करना पड़ा। अविनाश, अच्छा क्या मैं सो गया था? और किसका फोन था? सिबी, जी वो भी 1 घंटे से, और हाँ आंटी जी का फोन था। अविनाश, अच्छा सब ठीक तो है घर पर? सिबी, समय से घर जाकर पूछ लें, मैं घर जा रही हूँ, आपके कारण देर हो गई है। अविनाश, अच्छा तो मतलब मेरी शिकायत की है मम्मी ने, और तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा। सिबी, जी मुझे मजा क्यों आने लगा, और सही ही कहा होगा उन्होंने, वरना माँ कभी अपने बच्चे की बुराई नहीं करती, वो भी किसी और के सामने। अविनाश उठने लगा, पर वापस चक्कर आने से वापस धम्म से बैठा। तो सिबी, जो जा ही रही थी, वापस आई और कहा, सर सर क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं ना? अविनाश आंखें खोलकर उसे बहुत ही गुस्से और कातर सी नजरों से देखते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? सिबी, पर आप अचानक से बैठ गए और इसका कारण यही है कि आप समय पर खाना नहीं खाते। अविनाश, अब तुम्हें देर नहीं हो रही? सिबी, हो तो रही है, पर आज आप छोड़ दोगे? अविनाश हैरान था कि आज पहली बार अपने आप ऐसा कह रही है। कहीं दिल में कुछ मेरे लिए चल तो नहीं रहा? कहा कि आज मुझे मारने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा, जो साथ चलने को कह रही हो। सिबी बाहर जाने लगी तो अविनाश भी जल्दी बाहर आया और गाड़ी में बैठने को कहा। सिबी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अविनाश, हाँ वो तो मैं समझ ही गया था कि कोई तो कारण है। सिबी, प्लीज 2 मिनट गाड़ी रोकिए। अविनाश रोक देता है। तभी सिबी बाहर चली गई। 2 मिनट बाद ही एक ही प्लेट पाव भाजी ले आई। अविनाश की तरफ करते हुए कहा कि पहले आप ये खा लीजिए, फिर चलते हैं। अविनाश, तो ये जरूरी बात थी और मेरा मन नहीं है खाने का, कहकर गियर पर हाथ रखा और स्टार्ट करने लगा। तभी सिबी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा कि खबरदार, अगर ये खाए बिना हिले भी। अविनाश, पर मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं? सिबी कुछ जवाब नहीं देती और एक बैट अविनाश के मुंह की तरफ कर दी, पर अविनाश मुंह फेर लेता है। सिबी फिर उसकी तरफ बैट करती है। अविनाश फिर से दूसरी साइड मुंह करने लगा तो सिबी उसकी ठुड्डी को अपने हाथ से अपनी तरफ करती है और बैट मुंह में डाल देती है। अविनाश को सिबी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वह अपने हाथ से 3-4 बैट खिलाती गई और वह आंखें फाड़े बस मुंह चलाता गया, पर सिबी का ध्यान बस पाव खिलाने पर ही था। जब आधा रह गया तो अविनाश ने कहा कि बस करो यार, खिला खिला कर मारोगी क्या? सिबी की थोड़ी हंसी छूट गई और बाकी बचा पाव
उसके गोद में रखते हुए कहा कि अब आप अपने आप खा लीजिए। अविनाश, नहीं, बस और नहीं खाना, पेट भर गया है। सिबी, अच्छा ठीक है, गाड़ी चलाइए। अविनाश एक बाइट लेकर उसकी तरफ करता है, पर सिबी ने कहा कि मुझे नहीं खाना, प्लीज चलिए अब। अविनाश, जो तुमने दिया है वही दे रहा हूँ, कुछ मिलाया नहीं है। सिबी मुंह खोल देती है और अविनाश बाइट दे देता है। कुछ देर अविनाश उसे एकटक देखता रहा, कहा कि थैंक्स, वैसे जो आज तुमने किया है वो एक दोस्त ही कर सकता है। सिवी, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इसलिए कि आपको शायद चक्कर आ रहे थे और सुबह से कुछ नहीं खाया था। और कोई बात नहीं। घर के सामने पहुंचे तो निम्मी लिजा और उसकी मम्मी के साथ बाहर खड़ी थी। उसे देखते ही लिजा की मम्मी ने कहा कि सिबी, निम्मी जब से स्कूल से आई है ठीक नहीं है। पहले तो वह खेलती रही पर बाद में अपने आप लेट गई। मैंने देखा तो इसे तेज बुखार था, मैं इसे डॉक्टर के ही लेकर जा रही थी। सिवी निम्मी को चेक करती है, उसे सच में तेज बुखार था। और तभी अविनाश बाहर आया और कहा कि क्या हुआ है इसे। सिवी बता देती है तो अविनाश ने कहा कि सोच क्या रहे हो, जल्दी बैठो। सिवी के पास कोई और चारा नहीं था। वह लिजा की मम्मी को धन्यवाद करके निम्मी को लेकर गाड़ी में बैठ गई। नम आंखों से बार बार निम्मी के चेहरे पर हाथ फेरने लगी। आज उसे वो दिन ना चाह कर भी याद आ रहा था जब निखिल उसे छोड़कर चला गया था। अविनाश, सिबी क्या सोच रही हो, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। पर सिबी एकदम खामोशी सामने देखती रही, जबकि निम्मी ने भी कहा कि मम्मा वो ठीक है, बस थोड़ा बुखार ही तो है। जल्दी ही अविनाश ने कहा कि उतरो सिबी। वह निम्मी को लेकर उतरने लगी तो उसकी गोद से लेकर कहा कि लाओ, प्यारी सी गुड़िया को मैं ले लेता हूँ। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि निम्मी को टाइफाइड हो गया है और 2 दिन एडमिट करना होगा। सिबी ने अब तक अपने आप को संभाल लिया था और कहा कि डॉक्टर साहब, जैसा आपको ठीक लगे और जो निम्मी के लिए ठीक हो वही करिए। अविनाश सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके निम्मी का हाथ पकड़कर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। पर निम्मी दवाइयों के नशे से जल्दी ही सो गई। पर सिबी फिर से चिंता में घिर गई और आंखें ना चाहते हुए भी छलकने लगीं। अविनाश, सिबी इतनी बहादुर होकर भी तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा। तुमने तो इसे अभी तक अकेले ही पाला है और सच में जो तुम कर सकती हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। और उसके पास ही जमीन पर बैठ गया। सिबी को न जाने क्या हुआ, आज वह अपने आप को बेबस सा समझकर अविनाश के कंधे पर सिर रख लेती है और अविरल आंसू बहाने लगती है। अविनाश ने उसके सिर को सहारा दिया और कुछ कहना चाहता था, पर सोचा जो बात आज खामोशी कह रही है शायद शब्दों से समझ ना आए। अविनाश के कंधे पर सिर रखे जब सिबी रोते रोते सो गई। आज अविनाश को ऐसा सुकून मिला जो वह न जाने कितने सालों से ढूंढ रहा था। वह सोचने लगा कि सिबी, तुम मुझे अपनाओ या ना अपनाओ, पर तुम्हारा दिल मुझे अपना चुका है। पर पता नहीं कब एहसास होगा, पर ये जल्द ही होगा। मुझे भी अपनी चाहत पर पूरा विश्वास है। थोड़ी देर बाद सिबी की आंख खुली और देखा कि वह अविनाश के कंधे पर सिर रखे है। एकदम से दूर जाकर खड़ी हो गई और कहा कि सर सॉरी, वो पता नहीं टेंशन में न जाने कब मेरी आंख लग गई। अविनाश, कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो, देखना निम्मी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सिबी, जी सर, पर रात बहुत हो गई है, आप भी अब घर जाइए, आंटी जी चिंता कर रही होंगी। अविनाश, नहीं, मैंने मैसेज करके बता दिया है कि मैं यहाँ हूँ और मैं कहीं नहीं जाने वाला। सिबी, पर सर ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप जाइए, कोई जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूँगी। अविनाश ने थोड़ा सख्त होकर कहा कि मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊँगा। सिबी को पता था कि अब उसे कहने का कोई फायदा नहीं है और निम्मी के पास जाकर उसका सिर सहलाने लगी। उसका बुखार अभी कम था और वह गहरी नींद में थी और अविनाश की तरफ देखा तो वह भी गहरी चिंता में बाहर की तरफ देख रहा था। सिबी को ध्यान आया कि उन्होंने एक पाव के अलावा पूरा दिन कुछ नहीं खाया, लेकिन फिर सोचा कि अब इतनी रात को तो कुछ नहीं मिलेगा। वह निम्मी के पास ही लेट गई और कहा कि सर आप भी लेट जाइए। अविनाश पास में पड़े सोफे पर बैठा था, कहा कि जब नींद आएगी तो लेट जाऊंगा, तुम आराम करो। सिबी की भी आंख लग गई। सुबह जल्दी उठी तो पहले निम्मी को देखा, वह भी सो रही थी। फिर अविनाश पर नजर पड़ी तो देखा वह बैठे ही बैठे ऊँघ रहा था। सिबी ने उसे सहारा सा देकर लिटाया और कंबल डालकर जैसे ही मुड़ी तो अविनाश ने कहा
कि मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें भी मेरी फिक्र है। सिबी, आप पूरी रात से हमारे ही कारण परेशान हैं, आराम तक नहीं किया, और अगर मैंने आपको कंबल ही उड़ा भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अविनाश उठकर बैठ गया और कहा कि तुम्हें क्या मालूम ये बड़ी बात है या नहीं। मेरे लिए ये एहसास कि तुम्हें मेरी फिक्र है बहुत यादगार है, और तुमने कल मुझे अपने हाथों से खिलाया भी तो था, वो कैसे भूल सकता हूँ। सिबी, तो आप भी तो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इसके बदले इंसानियत के नाते अगर मैं कुछ करती हूँ तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अविनाश खड़ा हो गया और उसकी बातों को अनसुना करके बाहर चला गया। सिबी मन में सोचने लगी कि ये भी न जाने कौन सी बात का क्या मतलब निकाल लेते हैं, पता नहीं। जल्दी ही अविनाश चाय लेकर आया और सिबी को देते हुए बोला कि लो चाय पियो। सिबी, थैंक्स अभी। तभी अपने को रोका, पर तब तक अविनाश को सुनाई दे गया। वह भी उसी के पास आकर कहा कि क्या कहा अभी बाओ। सिबी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं पूरा नाम लेती, इससे पहले ही आप बीच में बोल पड़े। अभी, पर तुम तो सर कहती हो, नाम कभी लेती नहीं। तभी निम्मी उठ गई और सिबी उसके पास गई, बहुत प्यार करते हुए पूछा कि अब मेरी राजकुमारी कैसी है। निम्मी, ठीक हूँ मम्मा, पर आप परेशान क्यों हो। सिबी अपनी नम आंखें साफ करते हुए बोली, नहीं तो बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अविनाश, हेलो निम्मो, कैसी हो जान। निम्मी, ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो। अविनाश उसके माथे को चूमते हुए बोला कि अगर आप ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चेकअप करके चला गया और सिबी ने कहा कि सर आप भी ऑफिस जाइए प्लीज। अविनाश, अगर मैं मना करूं तो। सिबी, तो भी आप मेरे कहने से ही चले जाएं, भले ही शाम को आ जाना। बीच में ही निम्मी बोली, मम्मा आप अंकल को क्यों भेज रहे हो, मुझे इनसे कहानी सुननी है। सिबी, हाँ ठीक है बेटा, शाम को जब आएंगे तो सुन लेना, ओके। अविनाश, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर चला जाता हूँ। अच्छा बेटा, आपकी कहानी पक्का। अविनाश के जाने के बाद निम्मी का चेहरा उतर गया और सिबी को कहा कि मम्मा हम उनके साथ क्यों नहीं रह सकते। सिबी, बेटा आज आप कैसी बात कर रही हो, हम उनके साथ भला क्यों रहेंगे। तभी पीछे से अविनाश आया और कहा, हाँ बेटा जरूर रहेंगे, हम सब एक साथ, पर पहले आप ठीक हो जाओ। सिबी, सर आप गए नहीं। अविनाश, जी जा रहा था, फिर सोचा तुम्हें नाश्ता दे जाऊं क्योंकि शायद तुम भूल जाओ। सिबी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में करती हूँ। अविनाश, देखा निम्मू, आपकी मम्मा बिल्कुल कहना नहीं मानती, वो भी अपने बॉस का। निम्मी की हंसी छूट गई और कहा कि मम्मा कर लो नाश्ता, और मैं भी वही खाऊंगी जो आप खाओगे। तभी नर्स आई और निम्मी का नाश्ता देकर कहा कि मैडम आप इसे नाश्ता करा दें, फिर दवा देनी है। सिबी, चलो उठो निम्मी, पहले ये दलिया खाओ, फिर मैं भी कर लूँगी। निम्मी, नहीं मम्मा प्लीज, आपको तो पता है कि मुझे इसकी शक्ल भी बुरी लगती है। सिबी जिद करने लगी कि यही खाना पड़ेगा जो डॉक्टर ने कहा है। अविनाश सिबी को बोला कि हटो तुम यहाँ से, और निम्मी को पता नहीं कौन सी बातें बताते हुए उसने सारा दलिया खिला दिया, ये निम्मी को भी पता न चला। सिबी दूर खड़ी हैरान सी देखती रही कि कैसे अविनाश निम्मी के साथ घुल मिल गया है, जबकि ज़्यादा मिले भी नहीं हैं। फिर अविनाश ने सिबी को भी नाश्ता करने को कहा तो सिबी ने कहा कि वह थोड़ी देर में खा लेगी और उन्हें अब ऑफिस चले जाना चाहिए, वह जल्दी ही वापस आएगा, ये कहकर चला गया। दोपहर को निम्मी को तेज बुखार फिर से हो गया। सारी दवाई लेने के बावजूद भी उसे फर्क ही नहीं पड़ा। घबराकर उसने डॉक्टर से पूछा कि कितना वक्त लगेगा ठीक होने में, तो डॉक्टर ने यही बताया कि टाइफाइड में बुखार बार बार होता ही है। कहा कि इसीलिए तो एडमिट किया है कि अच्छे से इलाज हो जाए। शाम होने वाली थी। निम्मी नींद में भी अविनाश के लिए 2-3 बार पूछ चुकी थी और सिबी उसकी ये हालत देखकर परेशान थी कि निम्मी आखिर अविनाश में ऐसा क्या ढूंढने लगी है। शाम होते ही अविनाश भी आ गया और निम्मी के सर पर हाथ फेरते हुए सिबी से पूछा कि अब कैसी है ये। सिबी, अभी तो बुखार है ही, डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वह बताना तो चाहती थी कि ये आपके लिए पूछ रही थी, पर जानबूझकर नहीं बताया। अविनाश, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कल तक ठीक हो जाएगी। तभी निम्मी उठ गई और अपने पास अविनाश को देखकर बहुत खुश हुई। अब उसे ठीक महसूस हो रहा था,
कहा कि अंकल आप आ गए। मैंने मम्मा को बहुत बार कहा कि आपको बुला दें, पर मम्मा ने बात ही नहीं मानी। अविनाश गुस्से से सिबी को देखने लगा। सिबी वहां से बाहर चली गई। रात होने पर सिबी ने अविनाश से घर जाने को बोला और कहा कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। अविनाश, सिबी बाहर चलें, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सिबी, कहिए क्या कहना है। अविनाश, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जब बच्चा मेरे लिए बार बार पूछ रहा था तो तुमने क्यों नहीं बताया मुझे और मैं जल्दी आ जाता। सिबी, पर क्यों? आप इतना क्यों कर रहे हो? आपका वैसे भी मुझ पर बहुत एहसान है और मैं नहीं चाहती कि निम्मी को आपकी आदत पड़े, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अविनाश, तुम्हें इस वक्त इसके बजाय ये सोचना चाहिए कि कैसे भी करके वो जल्दी ठीक हो जाए, पर तुम्हें तो ये चिंता है कहीं उसका मुझसे लगाव ना हो जाए। अरे हो भी जाता है तो तुम पर असर ही क्या होने वाला है। सिबी, हाँ ये भी सही कहा आपने, मुझ पर इस बात का असर नहीं होगा, पर मैं उसे किसी झूठी उम्मीद में नहीं रखना चाहती और आप उसे ये बेकार की उम्मीद देना बंद करें, वरना मेरे लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज तक अकेले ही किया है सब, आगे भी कर लूंगी। अविनाश, वैसे तुम्हें उससे ज्यादा अपनी फिक्र है, भले ही तुम बुरा मानो या भला, मैं निम्मी को अपनी तरफ से कोई परेशानी नहीं दूंगा, समझी। सिबी, आप मेरी जगह अपने आप को रख कर देखें सर, ये गलत है। अविनाश, क्या गलत है इसमें? कहीं तुम्हें ये तो एहसास नहीं हो गया कि तुम्हें अपने फैसले को बदलना चाहिए। सिबी, ऐसा कैसे सोच लिया आपने? मैं आपको एक दोस्त से आगे कभी नहीं सोच सकती। तभी नर्स आई और कहा कि निम्मी आपको बुला रही है और दोनों ही अंदर जाते हैं। निम्मी, मम्मा आप दोनों बाहर क्यों चले गए? मैं बोर हो रही थी। अविनाश, बस बेटा, मम्मा आपके लिए मंदिर में प्रार्थना कर रही थी और मैं डॉक्टर से बात करने लगा। निम्मी, मैं घर कब जा सकती हूँ अंकल? अविनाश, जब आप अच्छे से ठीक हो जाएंगी तब, अभी तो आप दवा लेकर सो जाओ। सिबी निम्मी को दवा देकर सुलाने लगी तो निम्मी ने अविनाश को कहानी सुनाने के लिए कहा। सिबी दोनों में से किसी को भी मना ना कर सकी और निम्मी के सोने का इंतजार करने लगी। उसके सोते ही सिबी ने अविनाश को कहा कि आप घर जाकर आराम करें, वहां भी सब राह देख रहे होंगे। अविनाश का मन तो बहुत था उसे सुनाने का, पर बिना कुछ कहे घर चला गया। मधु जी, बेटा ये कौन सा तरीका है किसी की मदद करने का कि अपने घर को ही भूल जाओ। तुम्हारे पापा की तबीयत भी तो अच्छी नहीं रहती। माँ, वहाँ मेरी जरूरत थी तभी मैं रात को रुक गया था, और वैसे भी सुबह से शाम तक तो मैं ऑफिस में था। अविनाश ने नम्रता से कहा। मधु जी भी फिर कुछ ना बोली, बस मन में यही सोचती रही कि अविनाश कुछ ज्यादा ही कर रहा है। सारी रात अविनाश सिबी से हुई बातों पर ही विचार करता रहा। उसे इस बात की खुशी भी थी कि वह उसे एक दोस्त तो मानती है, चाहे कहे या ना कहे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिबी फिर भी उस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही। उधर सिबी भी करवटें ही बदलती रही, कभी उठकर निम्मी को देखती तो कभी अपने हाथों की लकीरों को। उसे पता था कि अविनाश बहुत अच्छा इंसान है और वह कभी उसे धोखा नहीं देगा, पर वह उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो निम्मी को चेक किया, वह ठीक थी। वह फ्रेश होकर लौटी और उसे भी उठाया, नाश्ता करा के डॉक्टर से पूछा कि घर कब ले जा सकते हैं, तो पता चला कि कल सुबह ले जा सकते हैं। दोपहर तक उसे बार बार यही लगता रहा कि अविनाश आ गया है। पीछे मुड़कर देखती तो कोई ना होता। अविनाश भी जानबूझकर नहीं आया था, हालांकि उसने डॉक्टर से 2-3 बार निम्मी का हाल जान लिया था। अब उसकी हालत काफी अच्छी थी। वह सिबी से बातें करती रही या फिर सोती रही। शाम को सिबी को भी लगा कि अविनाश ना ही आए तो अच्छा है, और अच्छा ही है अगर मेरी बातों का बुरा लग जाए। जब रात को निम्मी ने जिद की कि मुझे अंकल से मिलना है, सिबी ने उसे बहुत समझाया कि वो नहीं आएंगे और तुम भी बेकार की जिद ना करो। निम्मी थोड़ी देर के लिए मान तो गई, पर उदास होकर चुपचाप लेटी रही। सिबी भी दवा देकर और उसे सुलाकर लेट गई। थके होने के कारण उसे भी नींद आ गई। निम्मी, मम्मा मुझे सोने दो और आप भी सो जाओ। अविनाश धीरे से उसके कान में बोलता है। धीरे बोलो, मैं हूँ। निम्मी हैरानी से आंखें खोलती है, बोली आप? अविनाश मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को कहता है। निम्मी एकदम शांत व खुश होकर अविनाश के गले लग गई। निम्मी ने धीरे से कहा, मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी।
अविनाश उसके पास में बैठ गया और उसका सर अपनी गोद में लेकर सहलाने लगा। निम्मी, अंकल कहानी सुनाओ ना। अविनाश, बेटा फिर कभी। अभी तुम्हारी मम्मा की आंख खुल गई तो मुझे यहाँ से भगा देंगी। निम्मी, पर क्यों अंकल, आप तो बहुत अच्छे हैं, कितना प्यार करते हो मुझे। अविनाश, बस बेटा ऐसे ही। और एक नज़र सामने सोफे पर लेटी सिबी पर डाली, जिसका 2 दिन में ही चेहरा बोझिल सा हो गया था। निम्मी से ज़्यादा बीमार वह लग रही थी। फिर निम्मी को कहा कि बेटा अभी तो तुम सो जाओ, कल तुम अपने घर चली जाओगी। निम्मी, आप फिर मिलने आओगे। अविनाश, हाँ जरूर आऊँगा। निम्मी आंखें बंद करके लेटी तो उसे जल्द ही नींद आ गई और अविनाश उसके सर पर न जाने कब तक हाथ फेरता रहा। फिर निम्मी को लिटाकर वह कुछ देर सोफे के पास बैठ गया। उसका बहुत मन था कि सिबी का सिर भी अपने गोद में रख ले, पर इतनी हिम्मत ना हुई। हाथ भी उसके चेहरे तक 2-3 बार गया, फिर पीछे खींच लिया। उसे पता था कि उसका ऐसा करना आग में घी डालेगा। कुछ देर उसे निहारा और कंबल उड़ाकर घर चला गया। मधु जी, बेटा लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब मिलोगे। अविनाश, पर मैंने तो नहीं कहा ऐसा करने को। मधु, पर मैंने तो तुम्हारी तरफ से कह दिया है ना, कुछ तो सोचो। अगर तुमने कोई पसंद कर रखी है तो वही बता दो, हम बात आगे बढ़ाते हैं। अविनाश, आप पहले खाना लगवा दें, फिर बात करते हैं। मधु जी खुशी खुशी खाना लगाती हैं। अविनाश के खाने के बाद पूछती हैं, अब बताओ कौन है, कैसी है, हमसे कब मिलवा रहे हो। अविनाश, माँ सब्र तो करो। माँ, आप उसे जानती हो और मिल भी चुकी हो। मधु जी, अच्छा सच में, फिर तो ज़रूर बहुत सुंदर होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पूरे स्टाफ को जानती हूँ, सारी लड़कियाँ बहुत सुंदर हैं, ऑफिस की ही है ना। अविनाश, हाँ माँ, मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी लड़की, जो सच में बहुत सुंदर भी है और समझदार भी। मधु जी, तुम नाम तो बताओ। अविनाश, माँ थोड़ा शांति से और ठंडे दिमाग से सुनो, उसका नाम सिबी है और मैं बस उसी से प्यार करता हूँ। और आज से नहीं, बल्कि पिछले 5 साल से, जब मैंने पहली बार पापा के ऑफिस में देखा था। मधु जी के हाथ से गिलास छूट गया और आंखें फटी रह गईं। कुछ देर बाद कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, वो एक बच्ची की माँ है, साथ ही विधवा भी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। अविनाश, क्यों, उसमें क्या खराबी है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है और उससे भी ज़्यादा बहुत हिम्मत वाली है। मधु जी, तो तुम इसलिए सारी रात वहाँ अस्पताल में रहे और पिछली बार पूरे स्टाफ में से उसी को घर पर बुलाया। मुझे शक तो पहले से था, पर बात यहाँ तक भी हो सकती है ये नहीं पता था। अविनाश, मैंने आपको इसलिए बताया कि आप रिश्ते देखना बंद कर दो, मुझे सिबी के अलावा किसी से शादी नहीं करनी। यही बात दिवाकर जी ने भी सुन ली। कहा कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है बेटा। अविनाश, जी पापा, आपको तो पता है ना सिबी के बारे में, वो कितनी साफ दिल और कितनी अच्छी है। दिवाकर जी, हाँ बेटा वो तो है, पर क्या वो राजी है इस रिश्ते के लिए। अविनाश, नहीं पापा, यही तो दिक्कत है, वो मानने को तैयार नहीं है, वो तो मुझसे दूर ही भागती है। मधु जी, पर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, कहीं बस इसलिए तो नहीं कि तुम उसे सहारा देना चाहते हो या मदद करने के लिए ही शादी करना चाहते हो। तो वो तो बेटा तुम वैसे भी कर ही रहे हो और बाद में भी तुम्हें इस चीज के लिए कोई नहीं रोकेगा। अविनाश, नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अपने आप सब कुछ कर सकती है। माँ बाप दोनों का प्यार बच्ची को दे भी रही है और शादी क्या किसी को गरीब समझकर या लाचार समझकर की जाती है। वो तो एक दूसरे के लिए एहसास हो, प्यार हो, जिसके साथ होने पर हमें किसी और की जरूरत ही महसूस ना हो, तभी शादी सफल होती है। और मैं ये सब उसके आसपास होने पर महसूस करता हूँ। उसे मेरी जरूरत हो ना हो, पर मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। मधु जी, अभी हमने तेरी शादी के लिए ना जाने क्या क्या सपने देख रखे हैं बेटा। भले ही तुम अभी शादी मत करो, पर सिबी के साथ करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। अविनाश, अविनाश, माँ मैंने सोच कर ही फैसला किया है। दिल और दिमाग एक ही वक्त में एक जैसा फैसला नहीं करता, पर मेरा दिल भी और दिमाग बस उसी का हो चुका है। मैं किसी और से शादी कर भी लूँ तो या तो वो सारी जिंदगी वो लड़की रोती रहेगी, या मैं, बताओ कि आपको अच्छा लगेगा जब आपके ही घर में दो जिंदगियां बिखरी रहेंगी। दिवाकर जी, ठीक है बेटा, अभी तुम आराम करो, रात बहुत हो गई है, फिर बात करते हैं। मधु जी,
पर आप इसे समझाते क्यों नहीं? दिवाकर जी, हाँ मधु, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अभी आराम करते हैं, बाद में बात करेंगे। अविनाश अपने कमरे में लेटा सोच रहा था कि पहले तो सिबी ही नहीं मान रही और माँ पापा भी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अगर मुझे ही सिबी पसंद है तो इसमें सिबी का क्या दोष है और क्या उसका हक नहीं है उन खुशियों पर? सिबी सुबह उठी तो अपने ऊपर कंबल देखा, सोचा कि ये किसने किया। फिर निम्मी को देखा जो शांति से सो रही थी। एक गहरी सांस ली, उसके माथे को चूमा और कहा कि बेटा आज तो हम अपने घर चले जाएंगे। निम्मी भी उठकर बोली, मम्मा आज आप ऑफिस जाओगे? सिबी, नहीं बेटा, मैं क्यों जाऊंगी? जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं होते तब तक मैं आपके साथ ही रहूंगी। दोपहर तक उन्हें छुट्टी मिल गई और घर चली गई, पर अभी दवाओं का कोर्स और आराम पूरा करना था। सिबी रात को निम्मी को जब सुलाने लगी तो वह फिर बोली कि मम्मा अंकल को बुला लो ना। सिबी, फिर वही बात, आपको जो भी काम है या कुछ भी चाहिए मुझे बताओ, और वो क्यों हमारे कहने से आएंगे? आखिर हम उनके कुछ नहीं लगते। निम्मी, मम्मा वो आ जाएंगे, वो तो रात को अस्पताल भी आए थे जब आप सो गई थी। मेरा सिर तब तक गोद में रखा जब तक मुझे नींद नहीं आई। सिबी, अच्छा पर मुझे क्यों नहीं उठाया? निम्मी, मुझे लगा आपकी नींद खराब होगी बस इसलिए। सिबी, अच्छा ठीक है, पर आगे से बता देना। फिर उसे कहानी सुनाई और सुला दिया। आज सिबी की बेचैनी बढ़ गई, ये सोचकर कि कहीं अविनाश जानबूझकर तो निम्मी के करीब नहीं आ रहा ताकि मुझ तक पहुंच सके। वह इसे कहीं सीढ़ी तो नहीं बना रहा। फिर अगले ही पल सोचा कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मुझे तब प्रपोज कर चुका था जब उसे निम्मी का पता भी नहीं था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसे शायद ये लगता हो कि मैं उसकी खुशी के लिए मान जाऊं, पर नहीं, उसे जो भी लगे या ना लगे मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अविनाश आज ऑफिस से घर नहीं गया। अस्पताल में फोन करके पता कर लिया था कि निम्मी को छुट्टी मिल गई है और सिबी को बहुत बार फ़ोन करने की सोची, पर जानता था कि सुनने को मिलेगा कि मैं रात वहाँ गया था। आंखें बंद किए अपनी चेयर पर घंटों बैठा रहा। तभी फ़ोन बजा और वह हड़बड़ाकर उठता है। सिबी, हेलो, मैं सिबी। अविनाश, हाँ बोलो, क्या हुआ, सब ठीक है ना? निम्मी ठीक है। उसके हर शब्द में चिंता साफ थी। सिबी, जी सब ठीक हैं, बस आपको थैंक्स बोलने के लिए कॉल की। आपने इतना सब कुछ किया, शायद ही मैं आपका एहसान कभी उतार पाऊँ। अविनाश, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर यही सब कहने के लिए फ़ोन किया है तो फ़ोन रख सकती हो। सिबी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, आप कल मिल सकते हैं? अविनाश अंदर से बहुत खुश हुआ और कहा कि अच्छा, अभी बता सकती हो क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। सिबी, नहीं ऐसे नहीं, मिलकर ही करनी है। अविनाश, तो बताओ कहाँ सही रहेगा, अपने घर या कहीं बाहर? सिबी, जी वैसे तो बाहर ही बात करनी थी, पर अभी मैं निम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तो आप कल ऑफिस से फ्री होकर घर आ जाइए। अविनाश, ठीक है, मैं कल शाम 7 बजे तक आता हूँ। सिबी फोन रखकर सोचने लगी कि जब से अविनाश की मम्मी ने मुझे इन्हें समझाने के लिए कहा, मैं बुरी तरह से ऐसी फंसी हूँ कि भूल ही गई। कल अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, शायद मान जाएं। इसी कश्मकश में जाने कब निम्मी के पास लेटते ही आंख लग गई। सिबी ने सुबह उठकर सभी काम निपटाए, निम्मी के पास ले जाकर छोड़कर बाजार से फल वगैरह ले आई। उसे हर वक्त शाम होने का भी इंतजार था और घबराहट भी थी। निम्मी की हालत अच्छी हो गई थी और कुछ चटपटा खाने की जिद कर रही थी, जबकि सिबी उसे मना कर रही थी कि 1 हफ्ते तक ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। फिर निम्मी सिबी का फ़ोन उठाकर अविनाश को फ़ोन करने लगी और कहा कि मैं अंकल को कहती हूँ, वही मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को लाएंगे, आप तो मेरी सुनती ही नहीं। सिबी उसके हाथ से फ़ोन छीनकर बोली, निम्मी आजकल तुम बहुत जिद्दी होती जा रही हो, जिस बात के लिए मना करूं वही करती हो। निम्मी रोते रोते बोली कि मम्मा आप भी तो मेरी कोई बात नहीं मानती, कहकर अपने बिस्तर में घुस गई। सिबी उसे मनाने जा रही थी कि दरवाजे पर आहट हुई और वह सोचने लगी कि सर इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो 6 ही बजे हैं। खोलकर देखा तो सामने मधु जी थीं। उन्हें देखते ही सिबी बोली, अरे आंटी जी, आप
आप यहाँ कैसे? मधु जी, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? कहकर वह अंदर आ गईं और बैठते हुए कहा, आओ सिबी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सिबी उन्हें पानी देकर पास में बैठ गई और पूछा कि क्या हुआ आंटी जी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? मधु जी, हाँ बेटा, सब ठीक है। और निम्मी कैसी है? सिबी, जी अब ठीक है, कल ही छुट्टी मिली है और सर ने भी हमारी बहुत मदद की। मधु जी, हाँ वो तो है ही, ऐसा किसी को भी दुखी नहीं देख सकता। मुझे तुमसे उसी के बारे में बात करनी है। सिबी, जी आंटी जी जरूर करिए, पर सॉरी, मैं उनसे वो बात कर ही नहीं पाई जो आपने कही थी, क्योंकि उसी शाम निम्मी की तबीयत खराब हो गई और फिर मौका ही ना मिला। मधु जी, ये भी तो हो सकता है कि तुमने जानबूझकर उससे बात ही ना की हो और तुम ये भी जानती हो कि वो किससे शादी करना चाहता है। सिबी ने नजरें झुकाकर कहा, जी आंटी जी, पर आप बेफिक्र रहें, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मधु जी, पर एक बात और है जो बस मैं जानती हूँ, वो ये है कि वो बहुत जिद्दी है। सिबी कुछ नहीं बोली। मधु जी खड़ी हो गईं और कहा कि वो तो मानेगा नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मनाओ कि वह तुमसे दूर चला जाए। सिबी कुछ और कहती, इससे पहले मधु जी बाहर चली गईं। जाते जाते यही कहा कि उम्मीद है कि तुम मेरी बात का ध्यान रखोगी। सिबी उनके जाते ही धम्म से सोफे पर बैठी और सोचने लगी, ऐसा क्या करूं कि सर अपने आप ही पीछे हट जाएं। तभी दरवाजे पर फिर से आहट हुई। सिबी को सुन तो रहा था, पर खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब बहुत तेज आवाज आने लगी तब वह होश में आई। किसी तरह दरवाजा खोला, सामने अविनाश को देखा तो एकदम से चक्कर खाकर गिरने लगी। अविनाश ने उसे संभाला और हाथ पकड़कर बिठा दिया, पानी दिया और तब तक सिबी को ठीक महसूस हुआ और कहा, आप बैठिए सर, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अविनाश, नहीं कोई जरूरत नहीं, तुम आराम करो, तब तक मैं निम्मी से मिलाता हूँ। अंदर जाकर देखा तो निम्मी सो रही थी। वापस आकर बैठ गया। सिबी तब तक किसी उधेड़बुन में कि बात कैसे करूं, साथ ही चाय भी बना रही थी। अविनाश, अब ठीक हो तुम? सिबी ने बैठते हुए कहा कि जी अब ठीक हूँ, वो असल में मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए बुलाया। अविनाश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि हाँ बोलो। वैसे मैंने कल तो तुम्हें परेशान नहीं किया, फिर क्या बात है? सिबी, जी ऐसी कोई बात नहीं। अविनाश, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? सिबी, आप पहले चाय लें। अविनाश मन में यही सोच रहा था कि इससे पहले तो इसने कभी इतना सोचकर बात नहीं की, ऐसी क्या बात है। फिर थोड़ा रुक कर सिबी बोली कि आप एक बात मान सकते हैं अविनाश, और वो किस लिहाज से भला? तुम तो मुझे अपना दोस्त तक नहीं मानती। सिबी, अगर मैं आपको अपना दोस्त मानकर कहूँ तो क्या आप मान लोगे? अविनाश ने हंसते हुए पहले कप रखा और कहा कि वो तो उस बात पर डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ, मेरी भी एक शर्त है कि ये मत कहना कि मेरा इंतजार बंद कर दो। बाकी जो भी कहोगी मान लूंगा। सिबी, अगर मैं यही कहूँ तो? अविनाश, तो कहती रहो, मैं सुन ही नहीं रहा। और अगर तुमने बस यही कहने के लिए बुलाया तो समय खराब कर लिया अपना। सिबी, प्लीज अभी। अविनाश, चलो आने का कुछ तो फायदा हुआ। सिबी, आप बच्चों की तरह जिद पर क्यों अड़े हैं? आपके मम्मी पापा के बहुत से अरमान हैं, आपकी शादी को लेकर उन्हें कौन पूरा करेगा? अविनाश, और मेरी अरमान, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियों के बारे में कभी सोचा है तुमने? और मेरी भी छोड़ो, कभी अपने दिल में झांका है कि तुम क्या चाहती हो, निम्मी को क्या चाहिए? सिबी, हाँ, आपकी खुशियों के लिए ही ये सब कह रही हूँ। और रही बात मेरी और निम्मी की, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम दोनों बहुत खुश हैं। अविनाश, फिर क्यों कल पूरा दिन बेचैन रही और निम्मी दुखी? तुम अपने दिल पर एक बार हाथ रख के बताओ कि क्या तुम्हें मेरा इंतजार नहीं रहता? सिबी, नहीं, बिल्कुल नहीं, और ये सब आपकी गलतफहमी है, मैं अकेली बहुत खुश हूँ। अविनाश, तो यही बात मेरी आंखों में देखकर कहो ना। सिबी ने बहुत हिम्मत करके अविनाश की आंखों में देखा और जल्दी से कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, पर आज अंदर से वह बहुत असहज सा महसूस करने लगी। उसका दिल कुछ और ही कह रहा था, पर वह अपनी सीमा जानती थी, फिर भी अपने दिल को संभाला। अविनाश, ठीक है, ऐसा ही सही, पर जब तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं
तो मैं क्यों बात मानूं? और तुम मुझसे शादी करो या ना करो, मैं किसी और से कभी नहीं करूँगा। ये बात मैं भले ही बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ और आज के बाद शायद मुझे कहनी ही ना पड़े। सिबी की आंखों से आंसू निकल आए। आज अविनाश ने भी उसे रोने से नहीं रोका। वह चाहता था कि उसका सारा दर्द बह जाए। जब सिबी ने अपने आप ही आंसू पोंछे और कहा कि आप जरा बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। निम्मी भी शायद उठ गई हो। अविनाश बिना कोई जवाब दिए चुपचाप बैठा रहा। सिबी खाना खिलाती है और निम्मी को उठाकर बाहर ही ले आई। जब उसने अविनाश को देखा तो दौड़कर उसकी गोद में बैठ गई। सिबी ने बहुत इशारे किए उसे गोद से उतरने के लिए, पर वह नहीं मानी, बल्कि सिबी की पहले दिन से लेकर सारी शिकायत भी करती रही। सिबी का मन किया कि उसे एक थप्पड़ ही लगा दे, पर उसकी हालत देखकर ऐसा नहीं किया। निम्मी, अंकल आपको पता है, मैं आपसे बात भी करना चाहती थी, पर मम्मा ने करने ही नहीं दी और कहा कि आज मैं आपसे ही खाना खाऊंगी। सिबी, बस करो निम्मी, आओ यहाँ आकर बैठो। अविनाश, क्यों बच्ची पर अपना गुस्सा निकाल रही हो? आओ निम्मी, पहले मैं तुम्हें खिलाता हूँ। देखो तो आपकी मम्मा ने क्या स्पेशल बनाया है। निम्मी, मेरे लिए तो खिचड़ी ही होगी, मुझे नहीं खानी। अविनाश, पर बेटा, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं तुम्हें वो सब खिलाने बाहर ले चलूंगा जो भी तुम चाहो। निम्मी, सच अंकल? अविनाश, हाँ हाँ बिल्कुल, पर हम दोनों अकेले ही जाएंगे, ठीक है? और ऐसे ही बातें करते हुए उसने कब सारी खिचड़ी खिला दी उसे खुद भी पता ना चला। सिबी, अब गोद से उतरो, अंदर जाओ, अंकल को भी खाना खाना है। निम्मी, नहीं मम्मा, मुझे यहीं अच्छा लग रहा है ना अंकल? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अविनाश, नहीं। तभी अविनाश को अचानक ही थोड़ी खांसी हुई। सिबी ने निम्मी को लगभग डांट कर गोद से नीचे खींचा और अविनाश को पानी दिया, पर उसकी खांसी रुकी नहीं। तो सिबी उसकी कमर पर हाथ फेरने लगी और चिंता आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही अविनाश ठीक हुआ तो उसने सिबी का हाथ पकड़ लिया और अपने करीब करके कहा कि हो रही है ना चिंता तुम्हें भी। तब तक निम्मी भी अंदर जा चुकी थी। सिबी, आप ठीक है ना? और हाथ छोड़िए मेरा। अविनाश, मैं ठीक हूँ, पर मुझे अपने से दूर जाने को मत कहो, मैं मर जाऊंगा सच में। सिबी अचानक उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है। दोनों ही कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए, पर सिबी जल्दी ही होश में आती है और हाथ हटाकर बोली कि खाना ठंडा हो गया है। अविनाश तो उसी पल में अभी तक खोया था, वह होश में आना ही नहीं चाहता था। उसे आज पहली बार ये एहसास हुआ कि सिबी भी उसे चाहती तो है, पर मानती नहीं। फिर रुककर कहा कि अरे खाना लगाओ तो सही, और हाँ, आइंदा निम्मी को अगर डांटा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। सिबी ने खाना लगाते हुए कहा कि आप भी उसे ज़्यादा सिर ना चढ़ाएं, जब से बीमार हुई है बेवजह की जिद करने लगी है। अविनाश, और तुम भी तो मुझे सिर चढ़ा रही हो। सिबी हैरानी से बोली, वो कैसे? अविनाश, देखो ना, इतना अच्छा खाना खिलाकर मेरी आदत बिगाड़ रही हो, फिर मुझे हर रोज यहाँ आना पड़ेगा। सिबी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपकी आदत इतनी जल्दी नहीं बिगड़ेगी, जानती हूँ। अविनाश, काफ़ी कुछ जानती हो। सिबी, हाँ शायद थोड़ा बहुत। अविनाश, जैसे कि? सिबी, मुझे ये भी बताना था कि मैं कुछ दिन और ऑफिस नहीं आ सकती, अगर आप कहें तो मैं घर से काम कर सकती हूँ। अविनाश, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर तुम चाहो तो घर से काम कर सकती हो। मैं कल सिस्टम और ज़रूरी फाइल्स भिजवा दूंगा। सिबी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश निम्मी को बाय बोलने गया और कहा कि अच्छा सिबी, अब मैं चलता हूँ। अविनाश ने कह तो दिया, पर जाने का मन नहीं था। अविनाश, मैं रात में कॉल कर सकता हूँ? सिबी, वो किस लिए? अविनाश थोड़ा करीब जाकर बोला कि क्योंकि अब हम दोस्त हैं, पर कोई काम हो तभी। सिबी ने थोड़ा बेपरवाही से कहा। अविनाश चिढ़कर बोला, अच्छा ठीक है, बाय, और मैं तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार करूँगा, ओके। सिबी ने उसके जाते ही दरवाज़ा बंद किया और अपना सर पकड़कर बैठ गई। सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो उन्हें समझाना चाहती थी, पर वो तो एक कदम और मेरी तरफ बढ़ गए। इसके अगले दिन से सारा काम वह घर से ही करने लगी, साथ साथ निम्मी का भी ध्यान रखती। अविनाश से दिन में काम के सिलसिले में 2-3 बार बात हो जाती। इसी तरह 4-5 दिन बीत गए। अविनाश ने एक बार पूछा भी, वह घर आना चाहता है, पर सिबी ने बहाने से मना कर दिया। एक रात मधु जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि सिबी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया,
अविनाश को शादी के लिए मनाने का वह मान गया है और 3 दिन बाद सगाई है। सिबी हैरान होकर सब सुनती रही और सोचा कि ऐसा कब हुआ। फोन रखकर न जाने कितनी देर एकटक एक ही जगह देखने लगी। उसकी तंद्रा जब टूटी, जब आंसुओं से उसके गाल भीगकर गर्दन तक आ गए। फिर आंसू पोंछकर खड़ी हुई और अपने आप को ही बोला कि पर मैं दुखी क्यों हो रही हूँ, मुझे तो खुश होना चाहिए। आखिर मैं भी तो यही चाहती थी। 2 दिन तक उसने इस बारे में अविनाश से भी कोई बात नहीं की। निम्मी भी ठीक हो गई थी और स्कूल शुरू हो गया था। उसने सोचा कि ऑफिस में जाकर ही बधाई दूंगी। जब वह पहुंची तो केबिन से हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। वह नॉक किए बिना अंदर चली गई तो देखा अविनाश एक लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा था। वह लड़की भी उसके बेहद करीब खड़ी थी। अविनाश, अरे सिबी, तुम आओ, इससे मिलो, ये जिया है और जिया ये सिबी है, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। दोनों एक दूसरे को हाय करती हैं। और ना चाहते हुए भी सिबी की पलकें भारी हो रही थीं, पर उसने बड़ी सफाई से ये सब छुपा लिया। जिया थोड़ी देर बात कर चली गई और अविनाश अपना काम करने लगा। उसे लगा था कि सिबी पूछेगी कि वह कौन थी, पर सिबी भी अपना काम करती रही। अविनाश छुप छुप कर उसके हाव भाव देख रहा था। शाम तक काम के सिलसिले में ही बात हुई। सिबी, बधाई हो आपको, आखिर आपने मेरी और घर वालों की बात मान ही ली। अविनाश, हाँ, और ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। मैंने तुम्हारे घर से आने के बाद बहुत सोचा कि तुम ठीक ही कहती हो, मुझे अब इंतजार नहीं करना चाहिए, आखिर मेरी भी उम्र हो गई है। सिबी बड़बड़ाई कि बड़ी जल्दी याद आया, चलो खैर, कहा कि अच्छा किया और जाने लगी। अविनाश, अच्छा, मुझे लगा कि तुम थोड़ी जेलस हो रही हो। सिबी, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं चलती हूँ, निम्मी इंतजार कर रही होगी। अविनाश, चलो मैं भी चलता हूँ, बहुत दिन हो गए निम्मी से मिले। सिबी मन में, आप उस जिया के साथ घूमे फिरें और हमें अपने हाल पर छोड़ दें। अविनाश, कहाँ खो गईं, मैं कब से बुला रहा हूँ। सिबी, जी आप रहने दें, आपको और भी तो काम होंगे। अविनाश, हाँ है तो, और तुम्हें भी तो काम करने होंगे, आखिर तुम्हारे दोस्त की सगाई है। सिबी ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा कि हाँ जरूर। रास्ते में सिबी चुप ही रही, पर अविनाश आज कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। वो जिया के बारे में ही बताया जा रहा था। सिबी, वैसे जिया काफी अच्छी लड़की है, पहले कभी यहाँ देखा नहीं। अविनाश, हाँ, वो मेरे साथ पढ़ती थी और मुझे पसंद भी करती थी, पर मैंने उसे कभी कोई भाव नहीं दिया। पर जब इसका रिश्ता आया और माँ ने मुझे फोटो दिखाई तो मुझे लगा मेरी तलाश पूरी हो गई। सच में फिर मैंने अपना फैसला बदल दिया और तुम भी तो यही चाहती थी। सिबी, आपने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। अविनाश, हाँ, मैं जानता था कि तुम सबसे ज्यादा खुश होगी। फिर दोनों घर आ गए और निम्मी से अविनाश बातें करता रहा तो निम्मी ने फरमाइश की कि वह उसे बीच पर घुमाने ले जाए, लेकिन सिबी ने निम्मी को प्यार से समझाया। लेकिन अविनाश ने निम्मी को वादा किया कि वह कल उसे पक्का ले जाएगा। निम्मी खुश होकर उसके गले लग गई और कहा कि अंकल, आप कितने अच्छे हैं, काश आप मेरे पापा होते। सिबी चाय लेकर आई थी और तभी ये बात सुनी और खींचकर निम्मी को थप्पड़ लगा दिया। अविनाश ने तुरंत सिबी का हाथ पकड़ा और गुस्से से देखते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, समझती क्या हो अपने आप को। सिबी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कहा कि हाथ छोड़िए हमारा। मैंने कहा हाथ छोड़िए वरना। अविनाश, वरना क्या, वरना मुझे भी लगा दोगी, और ये काम पहली बार तो करोगी नहीं, लगा ही दो। मुझे तो ये समझ नहीं आता, इन सब में बच्ची का क्या कसूर है। वो नादान है, उसे अपनी भावनाएं छुपाना नहीं आता। भगवान ने अगर तुमसे खुशियां छीनी हैं तो तुम अपनी ही बेटी से जीते जागते सब कुछ छीन रही हो, और ये हक तुम्हें नहीं है। सिबी हाथ छुड़ाकर बोली कि आप बताओगे मुझे मेरा हक, आप होते ही कौन हैं ये सब बताने वाले, जाइए यहाँ से। अविनाश, जा रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसी गुस्सैल और जिद्दी औरत की बकवास सुनने का, कहकर वह दरवाजा पटक कर चला गया। जाते जाते कहा कि मैं कल फिर आऊँगा और वादा भी पूरा करूँगा। और आज सिबी की झोली में सिवाय आंसू के कुछ नहीं छोड़ा। वह कभी अपनी किस्मत को तो कभी अपने फैसले को सोच सोच कर रोती रही, फिर खुद ही अपने आप को संभाला। अंदर जाकर देखा तो निम्मी भी रोते रोते सो चुकी थी। और रोई भी क्यों ना,
आज उसे पहली बार थप्पड़ पड़ा था। इससे पहले ना तो उसने कभी कोई जिद की थी और ना किसी और से कोई फरमाइश। आज सिबी को एहसास हो रहा था कि सच कहा अविनाश ने, उसे कोई हक नहीं है निम्मी की खुशियों को छीनने का। उसे भी एक परिवार की जरूरत है। उसने ही फैसला किया कि वह यहाँ नहीं रहेगी, किसी दूसरे शहर चली जाएगी। सुबह उठकर निम्मी से बहुत कोशिश की बात करने की, पर निम्मी चुपचाप तैयार हुई और नाश्ता करके स्कूल चली गई। सिबी ने उसे बहुत मनाया, पर उसने कोई बात नहीं की। वह भी ऑफिस गई, जबकि मन तो बिल्कुल नहीं था, पर मजबूरी थी। पूरा दिन अविनाश ने उससे बात नहीं की। सिबी ही 3-4 बार उन्हें मीटिंग और बाकी काम के बारे में बोली। शाम को सिबी के पास मधु जी का फोन आया कि कुछ काम है घर में, इसलिए ऑफिस से सीधा यहीं आ जाना। सिबी, जी आंटी जी, मैं निम्मी को लेकर आ जाऊंगी। घर पहुंचे उसे थोड़ी ही देर हुई थी कि अविनाश ने बाहर से ही निम्मी को आवाज लगाई और तैयार होकर आने को कहा। सिबी नहीं चाहती थी, पर दोनों की नाराजगी दूर करने के लिए उसे भेजना पड़ा और खुद वह अविनाश के घर चली गई। वहां जाकर मधु जी की मदद कराने लगी। मधु जी की खुशी देखकर वह भी बहुत खुश थी। जबकि दिवाकर जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि सिबी बेटा, मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, और मुझे ये भी पता है कि अविनाश तुमसे प्यार करता है। वो हमें भी बता चुका है। मुझे ये तो नहीं पता कि वह कैसे इस शादी के लिए मान गया, पर इतना जानता हूँ कि वह दिल से खुश नहीं है। और क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? सिबी, नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो बहुत खुशी है इस बात की कि सर ने आखिर अपनी जिद छोड़ दी। तभी मधु जी अंदर आईं और उन्होंने बातें सब सुन ली थी। दिवाकर जी को कहा कि आप क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? इतना बड़ा खुशी का दिन आया है और आप हैं कि ना जाने कौन सी पिछली बातें किए जा रहे हैं। सिबी, मैं चलती हूँ आंटी जी, और कोई काम है तो बता दीजिए। मधु जी, नहीं बेटा, और तो कोई काम नहीं है। सिबी बाहर आकर अविनाश को फोन मिलाती है, पर वह नहीं उठाता। फिर वह मैसेज भेजती है कि निम्मी को घर छोड़ दे, मुझे चिंता हो रही है। वह ऑटो से घर पहुंची, पर तब तक भी अविनाश नहीं लौटा था। उसके हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। वह बार बार फोन मिला रही थी, पर अविनाश जानबूझकर नहीं उठा रहा था। रात भी हो चुकी थी। उसने सोचा कि वहीं जाकर देख लेती है कि कहाँ रह गए, पर डर ये था कि कहीं वो पीछे से आ गए तो ताला देखकर लौट ना जाएं। इसी चिंता में वह घर के बाहर ही चक्कर काट रही थी। तभी सामने से अविनाश की गाड़ी आती दिखाई दी, तो उसे चैन की सांस मिली। निम्मी हाथों में गुब्बारे और आइसक्रीम लिए बहुत खुशी से सिबी के पास आई और कहा कि मम्मा, आज मुझे पहली बार इतना मजा आया। मेरे को अंकल ने कुछ भी करने से नहीं रोका। सिबी अपने अंदर के दुख को समेटे हुए बोली, अच्छा बेटा, बहुत मजा किया, बहुत बढ़िया। अब जाओ चेंज कर लो, मैं अभी आती हूँ। निम्मी ने अंदर जाते ही सारा गुस्सा अविनाश पर निकालते हुए कहा, ये वक्त है वापस लौटने का। मेरी जान निकली हुई थी कि आपको कोई मतलब ही नहीं, ना ही फोन उठाया। बताइए जरा, आपने ये सब मुझे परेशान करने के लिए किया ना? जब आपके बच्चे आपसे इतनी देर दूर रहेंगे तब पता चलेगा। अविनाश बेपरवाही से बोला, हो गया तुम्हारा या कुछ बाकी है? नहीं है ना? तो ठीक है, गुड नाइट। और कहकर गाड़ी घुमाकर चला गया। उसके ऊपर सिबी की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। जबकि सिबी थके और हारे कदमों से घर के अंदर लौटी, जहां जब उसने अपनी बेटी के चेहरे पर वो खुशी और सुकून देखा जो हर माँ अपने बच्चे में देखना चाहती है, तो सारा दर्द और गुस्सा पल भर में गायब हो गया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।